जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमर चौधरी आपका होस्ट और दोस्त आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की इस मुहिम इस शख्सियत में। दोस्तों, आप लोगों को का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप तमाम लोग सुबह के 10 बजते हैं और हम आपस में जुड़ चुके होते हैं। कहीं ना कहीं एक हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो चुकी है, एक हमारा बढ़ा हुआ परिवार, जिस परिवार की शाखाएं ना केवल हनुमानगढ़ तक पूरे भारत में फैल चुकी हैं। सोनिका गोदारा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैम, थैंक यू, स्वागत है, गुड मॉर्निंग जी। नितिन सुथार जी, शुभ सवेरा मेरे नवीन गुरु अमर सर, स्वागत, अभिनंदन। नितिन भाई, आपका प्यार है वरना हम तो भाई हैं और आपको देख के बड़ी खुशी होती है मुझे। रमेश शर्मा सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है। डॉक्टर राधेश्याम गोदारा सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका स्वागत है सर। दीपक बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम लोगों का, डॉक्टर राजेंद्र डूडी सर हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका हमेशा हमें सपोर्ट भी मिलता है, साथ भी मिलता है। जय हिंद, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग राजेंद्र सर, स्वागत है। पिंकी कोहले मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। नागपुर से पिंकी कोहले मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों, यकीन जानिए कि ये सुबह के जो 10 है ना, इन्होंने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला दिया है। जब मुझे आप लोगों से मिलना होता है, मैं सोचता हूँ कि यार मुझे अगले दिन आप तमाम लोगों से बात करनी है, एक नई शख्सियत को आपसे रूबरू कराना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ फर्ज बनता है, मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है, थोड़ी मेहनत मैं भी करूं। शिवान, स्वागत है आपका। भीम सारस्वत जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सिंगर जिम्मी नारंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर आप? कुंभाराम भामी सर, गुड मॉर्निंग सर जी, स्वागत है सर आपका। टाइगर सुनील भाई साहब, राम राम जी, राम राम भाई साहब। सुनील सर, कैसे हैं आप भाई साहब? त्रिलोक मंडल मूर्तिकार सर, स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा आपसे मुलाकात हो सर। दोस्तों, एक बात समझिए, एक थॉट मेरे मन में चल रहा है आज, और जब मैं इंग्लिश क्लास पढ़ाया करता था तो मैं एक थॉट बोला करता था। आई यूज्ड टू स्टार्ट माय क्लास विद द थॉट फॉर द डे, और थॉट ये है, ही कैन नेवर गेट हनी हु इज अफ्रेड ऑफ बीज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सतीश भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे बड़े भाई हैं गांव से, चिरोड़ी से, गुड मॉर्निंग जी। ही कैन नेवर गेट हनी हु इज अफ्रेड ऑफ बीज। समझना दोस्तों, उस इंसान को कामयाबी नाम का शहद कभी नहीं मिल सकता जो चुनौती और मुश्किलों नाम की मधुमक्खियों से डरता हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, समझिएगा। ही कैन नेवर गेट हनी हु इज अफ्रेड ऑफ बीज। उस इंसान को कामयाबी नाम का शहद कभी नहीं मिल सकता जिसे चुनौती नाम की मधुमक्खियों से, मुश्किल नाम की मधुमक्खियों से डर लगता हो। ये 4 लाइन मैं पहले भी पढ़ चुका हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे ही मन में 4 दिन पहले आई थी। आपको याद होगा, मैंने एक नहीं हर बार मिलेगा, जो भी चाहेगा तुझको यार मिलेगा, एक नहीं हर बार मिलेगा, बैठ किनारे सिर्फ रेत मिलेगी, सक्सेस तो दरिया पार मिलेगा। मैं ये शेर इसलिए पढ़ रहा हूं दोस्तों, ये शख्सियत कार्यक्रम उन तमाम जिंदा दिल, मेहनती और हिम्मत वाले लोगों के लिए है जिन्होंने वो मुश्किलों का दरिया तैरने की हिम्मत दिखाई, जिन्होंने उन मुश्किलों की मधुमक्खियों से लड़ने का हौसला दिखाया। और अगर आज उन्हें कामयाबी का शायद मिल भी गया तो फिर आश्चर्य किस बात का। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने उस दरिया को पार करने की ठानी, और जो इधर बैठ के रह गए उनके हाथों में सिवाय रेत के कुछ नहीं आया। और आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि उस शख्सियत ने बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में इस मुश्किल, इस चुनौती के दरिया को पार किया, और ना केवल हनुमानगढ़ का नाम, बल्कि हनुमानगढ़ का नाम राजस्थान में, तमाम पूरे हिंदुस्तान में हमारा नाम रोशन किया, हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया। मैं स्वागत करता हूं स्क्रीन पर निशा कांता शर्मा, इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर और हनुमानगढ़ की जुनूनी और जिद्दी बेटी का। स्वागत है निशा मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। नमस्ते सर, नमस्ते सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया निशा मैम, आपने समय निकाला हमारे लिए। मैं एक बात बताता हूँ निशा मैम, जैसे ही कल आपका पोस्टर हम लोगों ने सर्कुलेट किया तो मेरे पास एक फोन आया एक लड़की का, कॉलेज की लड़की है, यूनिवर्सिटी की लड़की है। बोली सर मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूँ, मुझे आपका बड़ा एहसान है आप पर कि आपने निशा मैम को ले आए। मैंने कहा आप जानते हो क्या निशा मैम को? बोले सर मैम को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जान गई उनकी फोटो, उनकी उम्र देखकर कि जब मेरे जैसी एक लड़की इतनी मेहनत करके अपना मकसद हासिल कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। बोले मैं बड़ी डरी डरी कई दिन से सोच रही थी पता नहीं क्या होगा, पर आपके तो पोस्टर ने एक लड़की को हौसला दे दिया। क्या कहना चाहेंगे निशा? सर क्या कहना चाहूँगी, यही अच्छी बात है कि उनको लगा कि मैं
कुछ किया है मैंने अच्छा, तो वो भी करना चाह रहे थे, किसी वजह से नहीं कर पाए, इसलिए उनको अच्छा लगा कि वो नहीं कर पाए वो मैंने किया है। तो ऐसे काफ़ी लड़के हैं जो इंस्पिरेशन समझ के ये सब उनको अच्छा लग रहा है, बोल रहे हैं। जो क्या मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग मुझे देखकर ऐसे बोलते हैं कि तुमने ये सब कर लिया, राजस्थान का नाम रोशन किया है। जी निशा मैम, वैसे कैसा महसूस होता है दूसरों का हौसला बनने पर, दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनने पर कि हाँ कोई तो है जो मुझे भी देखकर अपनी सांसें ले रहा है, जो कोई तो है, कोई लड़की तो कहीं किसी कोने में गांव के में है जो रोज सोचती है नहीं मैं निशा मैम ना, मैं भी ऐसे ही बनूंगी, तो कैसा महसूस होता है उसका? अच्छा महसूस होता है, मतलब उनके पीछे से कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है और वो किसी को देखते हैं कि हाँ ये सब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि अगर मैं इस काबिल हूँ उनके जी लिए कि मैं जो कर रही हूँ और वो मुझे देखकर कर पाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि सब करें ऐसे, कि आगे बढ़े, सबको दिखाए कि हम लड़की नहीं लड़का ही हैं। क्या बात, नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कहूंगा हम लड़की ही हैं भाई। मैं देखिए, जब कोई लड़की कहती है ना कि हमें भी लड़के जैसा होना है, तो मैं हमेशा कहता हूँ निशा मैम कि यार मैं पहली बार सुन रहा हूँ कोई अमिताभ बच्चन तुषार कपूर जैसा होना चाह रहा है। आप क्यों लड़के जैसा होने चाह रहे हो? मतलब आप लोग तो बहुत बड़े हैं, क्यों अपना डिमोशन करवाना चाह रहे हैं? आप लोग तो माशाल्लाह, आप लोग तो हमारे नहीं लिए नहीं, प्रेरणा स्रोत हैं। तमाम लोग निशा मैम जुड़ रहे हैं। मैं इससे पहले आपसे सवाल पूछूं, त्रिलोक मंडन सर हमारे साथ जुड़े हैं, सावित्र गौतम जी जुड़े हैं, भीम सारस्वत, तमाम लोग आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। राधेश्याम सर स्वागत है आपका। सतीश भाई है मेरे यहाँ से, माया रानी जी, डॉक्टर राम सियाग जी गुड मॉर्निंग। निशा में मेरा एक सवाल ये था, ये रोटियां गोल बनाने की जगह है, गोल रोटियां हाथ में लेने की बजाय बास्केटबॉल हाथ में कैसे ले ली? ये कहां से मन में, कहां से ख्याल आया? ये शुरुआत कहां से हुई? ये मेरे घर में ही, मतलब पहले से ही ये बोल, जो रोटियां बनाने का मतलब कभी सपना नहीं देखा, उन्हीं के हाथ में बोल थी, मेरी सिस्टर्स के। तो क्या बात है। उन्होंने कभी मुझे रोटियों के पास मतलब हाथ में लेने के लिए बोला ही नहीं। उन्होंने जैसे उनके पास बोल थी, वो मुझे थमा दी उन्होंने। अच्छा, आपके घर में उनका जो सपना था वो मैंने पूरा किया। अच्छा, आप लोगों के, आपके घर में स्पोर्ट्स का कल्चर रहा है क्या? कोई और भी स्पोर्ट्स पर्सन है आपके घर में? हाँ, मेरी सिस्टर थे, तीन सिस्टर है मुझसे बड़े, वो तीनों गेम्स में थे। तो सबसे बड़े वाले हॉकी और फुटबॉल खेलते थे, और जो दो थे और वो बास्केटबॉल खेलते थे। अच्छा निशा तो मैम, उनका तो जल्दी मैरिज हो गया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, जी जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो छोटी उम्र में उनकी जल्दी शादी हो गई, बट उन्होंने मुझे खूब सपोर्ट किया कि जो हम नहीं कर पाए वो तू कर। स्पोर्ट्स जिसको हम खेल कूद बोलते हैं, ये स्पोर्ट्स शब्द में ही सपोर्ट शब्द छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, है ना? परिवार की सपोर्ट, सही लोगों की है। सपोर्ट। कौन लोग रहे निशा मैम जिनकी सपोर्ट आपको मिली, और जिनको आप कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी सपोर्ट सबको मिल जाए तो शायद हर बच्चा कुछ ना कुछ कर जाए, हर लड़की निशा बन जाए, हर लड़की मंजू गोदारा बन जाए, हर लड़की मतलब कहीं ना कहीं हासिल करे अपने सपनों को? सबसे ज्यादा तो श्रेय मैं अपने कोच को ही देना चाहूंगी, विकास अग्रवाल सर को। विशाल अग्रवाल सर? और उनसे थोड़े, हाँ, विकास अग्रवाल, ओके, विकास अग्रवाल विकास सर। अग्रवाल सर जी। उनसे थोड़ा श्रेय मैं मेरे फैमिली और माता पिता को देना चाहूंगी, क्या कि उन्होंने मुझे पूरा ही उनको मतलब छोड़ दिया, उनके लिए समर्पित कर दिया कि जी, जो वो कहेंगे वही तुझे करना है। क्या बात है। और उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया कि आज मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मैं मैं दोस्तों अपने अगर, खुद के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। जी जी, मैं जब कल निशा मैम से बात कर रहा था दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, विकास अग्रवाल सर जिनका जिक्र कर रहे हैं निशा मैम, उनका लकड़ी का व्यापार है निशा मैम, शायद, है ना? हाँ जी, हाँ मैं जी। विकास अग्रवाल सर, अगर मुझे सुन पा रहे हो, नहीं भी सुन पा रहे हो, मेरा वीडियो अगर वो कभी देखें तो मैं उन्हें खड़ा होकर सैल्यूट इसलिए भी करता हूं। मुझे जो निशा मैम ने बताया कि उनके मन में एक कसक है, उनके मन में एक पीस है कि मेरे क्षेत्र के बच्चे, मेरे टाउन के बच्चे, हनुमानगढ़ के बच्चे और लड़कियां खासतौर से, जिनको सपोर्ट नहीं मिलती, जिनको लोगों का मतलब उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती, वो अपने व्यस्त कार्यक्रम में से बिजनेसमैन होने के बावजूद ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कई बात तो निशा मैम शायद आप बता रहे थे, वो आपको लेके भी जाते थे, प्ले ग्राउंड तक लेके जाते थे, आपका एडमिशन भी किसी स्कूल में कराया, तो थोड़ा जिक्र करिए। मेरा जो गेम स्टार्ट हुआ था, मेरे घर से गवर्नमेंट स्कूल में मुझे बास्केटबॉल का कोर्ट दिखता था, जी और मुझे मेरी दीदी वहाँ लेकर जाते थे।
तो थोड़ा वैसे ही बॉल लेके जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे मैं खेलती थी। और जैसे थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे ऐसा था कि मुझे बास्केटबॉल खेलना ही है। तो मैंने उस स्कूल में एडमिशन करवाया अपना। एडमिशन करवा के मैंने खेलना शुरू किया, तो जो वहाँ के पीटीआई थे, मैम थे, कोच थे, उनको मेरी हाइट छोटी होने से उनको लगा कि मैं नहीं खेल सकती बास्केटबॉल। ओ। तो उन्होंने मुझे टेबल टेनिस में एडमिशन दिया कि तू टेबल टेनिस खेल। अच्छा। तो महीना डेढ़ महीना मैंने खेला, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया टेबल टेनिस में। तो मैंने कहा मैम मैं तो नहीं खेल सकती, मुझे खेलना बास्केटबॉल। पर ऐसा नहीं है कि छोटी एज वाले बास्केटबॉल नहीं खेल सकते। तो फिर भी थोड़ा सपोर्ट नहीं मिला मुझे वहाँ से। तो जो मेरे सीनियर और जो सीनियर दीदी थी, शरणजीत कौर, ऐसे मनदीप दीदी, जी। इन्होंने मुझे रिसेस टाइम में जो हाफ टाइम होता था उस टाइम में मुझे ग्राउंड पर लेकर जाते थे और खिलाते थे अपने साथ। तो उनको भी थोड़ा लगा कि हाँ नहीं, कुछ भी है, स्किल्स है इसके अंदर, थोड़ा बहुत ये खेल सकती है, थोड़ा हम इसको सपोर्ट करेंगे तो और इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसे करके रिसर्च टाइम में खेलते थे। तो मैंने फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट खेला हनुमानगढ़ में, W98 में। उधर हमारी सेकंड पोजीशन है। क्या बात है। और सेकंड पोजीशन में थोड़ा ऐसे विशलिंग में थोड़ा अनफेयर हुआ था। तो उधर मैंने थोड़ा फाइट किया, प्रोटेस्ट किया अपने लिए। अच्छा। और फिर जो सीनियर दीदी और के कोच थे मिस्टर विकास अग्रवाल, उन्होंने मुझे देखा। जी। उन्होंने बोला कि कुछ तो है कि ये फाइट कर रही है और इसको खेलने का उत्साह बहुत है। तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला कि यहाँ पे तेरा कैरियर नहीं बनेगा, तू यहाँ से दूसरे स्कूल में जाके प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं जो बिल्कुल सपोर्ट भी करेंगे तुझे, और तेरी पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंटरफेयर कोई कुछ भी नहीं होगा। क्या? तो उन्होंने मुझे एमसी चिल्ड्रन स्कूल में एडमिशन करवा दिया मेरा। तो वहाँ से मेरा टाइम, जो गेम का टाइम शेड्यूल था वो सब उन्होंने सेट किया कि सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना है और रनिंग वगैरह जो करनी है वो करना है। और टारगेट देते थे कि इतना रनिंग करेगी, इतना प्रैक्टिस करेगी तो ही मैं तुझे ग्राउंड में उतारूंगा। तो वो सब करना था। और तब मुझे ऐसा लगता भी नहीं था कि एक जुनून था मुझे कि करना है तो करना ही है और खेलना ही है। और फर्स्ट मेरा जब नेशनल हुआ था उसमें अंडर 14, तो इंडिया कैंप में मेरा सिलेक्शन हो गया। इंडिया कैंप में सिलेक्शन हो गया तो उस टाइम मेरे कोच का एक्सीडेंट भी हो गया। उनका कार और बस से एक्सीडेंट हो गया। तो वो तो पूरा मतलब उनका बॉडी बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था। अब मेरा भी ऐसे ही था कि अब कैसे खेलूं मैं जी। 2 ऑप्शन थे मेरे पास उस वक्त, स्कूल का टूर्नामेंट और ओपन। स्कूल का ज़्यादा वैलिड था उस टाइम। तो मैंने सोचा कि कैसे खेलूं मैं अब। तो वहाँ के जो जिस कैंप में मैं ज्वाइन कर रखा था तो उस कैंप के जो कोच थे जी, उन्होंने कहा बेटा अभी तो तुम्हारी उम्र छोटी है, अंडर 14 में ही हो आप, तो आप अंडर 14 टूर्नामेंट खेलो, स्कूल ही मत खेलो, उसमें आपको चांस है इंडिया टीम में सिलेक्शन होने का। अच्छा। मेरा तब भी मेरा ये नहीं था, मेरे सर जो कोच थे वो जयपुर में एडमिट थे। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे तो जाना है मेरे कोच के पास, खेलना बाद में देखूंगी मैं। पर इतने में मेरे कोच का फोन आता है वहाँ पे, जो राजस्थान के जो सेक्रेटरी थे राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के जी राठौड़, तो उनके पास विकास सर का फोन आता है कि उसको बोलो कि मैं ठीक हूँ जी और को खिलाओ कैसे भी करके। अच्छा। तो मेरे पास भी फोन करने का ट्राई किया, मैं ग्राउंड पे थी तो मेरी बात नहीं हो पाई सर से। जैसे करके उनकी जो नर्स थी सर की, उससे मेरी बात हुई। उसने मुझे बोला कि आपके सर आपसे बात करना चाह रहे हैं तो आप एक बार बात कर लो। तो उस टाइम बस जैसे भी करके थोड़ा नर्वस हो गई, मैं सर से बात किया। सर ने थोड़ा हौसला दिया मुझे कि नहीं कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, जो भी होगा मैं जितना कर सकता हूँ तेरे लिए करूँगा, तू खेल। क्या बात है। तो मैं निशा मैम आपके हौसले को और विकास अग्रवाल सर के जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूँ। और अगर लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा शिकायत करते हैं कि जिंदगी में हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। हम ऐसे हजारों लोगों की बातें करते हैं जिन्होंने साथ नहीं दिया। मैं आपकी एक बात के लिए और तारीफ करता हूँ, इस शख्सियत प्रोग्राम से मेरे लिए एक लर्निंग रही है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनका नाम लेते हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। हम अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में ना उनके नाम ज्यादा लेते हैं कि उसने मदद नहीं की, उसने मदद नहीं की, लेकिन मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तमाम लोग आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। विकास अग्रवाल सर को मैं सैल्यूट करता हूँ। एक आपने छोटी हाइट की बात करी थी निशा मैम, आपके लिए मैं एक लाइन बोल देता हूँ।
मैं एक अपने सेशन में एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ। एक बार चिड़िया के बच्चों ने ना चिड़िया से पूछा कि माँ माँ ये आकाश कितना बड़ा है। उन्हें लग रहा था आकाश तो बहुत बड़ा है। तो चिड़िया बोली बेटा सो जाओ, ये तुम्हारे पंखों से तो छोटा ही है। ये आकाश कितना भी बड़ा हो जाए तो मैं हमेशा निशा में एक बात मानता हूँ कि मुश्किलों और चुनौतियों का आकाश दोस्तों कितना भी बड़ा हो, पर ये हमारे हौसलों के परों की जद में होता है। हौसलों के परों से छोटा ही रहेगा हमेशा। और निशा मैम मैं आपको सैल्यूट करता हूँ आपके हौसले के जुनून के लिए। कुछ लोग जुड़े हैं मैम, निशा मैम आप तक मैसेज देना चाह रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं राणा गोदारा साहब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं आपको, स्वागत है आपका। इंजीनियर संदीप चौधरी जी गुड मॉर्निंग। अनिल धारनिया बिश्नोई साहब स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग ज्वाइनिंग। डॉक्टर राधेश्याम गोदारा सर मैं बिल्कुल आपको अभी नंबर देता हूँ सर अपना। हुसनप्रीत ढिल्लो साहब गुड मॉर्निंग सर जी, स्वागत है आपका। राणा गोदारा जी स्वागत है। करण कुमार जी सुप्रभात। करण सहारन जी सुप्रभात। आइए समर्थ शंकर जी, निशा गॉड ब्लेस यू, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं जी। रहमत पुनिया जी गुड मॉर्निंग निशा मैम स्वागत है। बाबूलाल शर्मा जी, त्रिलोक मंडन मूर्तिकार जी बोल रहे हैं निशा जी आप नारी शक्ति हैं, आप महान हैं। अरे वाह क्या बात है। रामकुमार भारद्वाज, अच्छा कल मदर्स डे भी गया है निशा मैम। ये नारी शक्ति पे जब कोई दिन होता है, पर्टिकुलर दिन होता है, तो हमारा पूरा हिंदुस्तान और हम सब लोग बड़ा मतलब स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। बाकी दिनों में क्या होता है आप लोगों के साथ, में जानना चाहता हूँ कि बाकी दिनों में भी सम्मान रिस्पेक्ट स्वागत किया जाता है कुछ? बाकी दिनों में क्या है, कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ता है? सर अगर देखें तो जैसे कल मदर्स डे था तो मदर्स डे पे ज्यादा बच्चे लोग मदर्स डे का वो दिखाते हैं कि हाँ हम कितना प्यार है हमारे प्रति। पर सबसे ज्यादा जो माँ है वो सब कुछ हैंडल करती है बच्चों के लिए, चाहे बच्चा उनके लिए कितना भी उनसे झगड़ा कर ले, उनका कहना नहीं माने। मुझे ही ले लो कि मैं भी अपनी मम्मी का मतलब बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट उनकी बात भी कम सुनती हूँ। तो जितना कह सकती हूँ, जैसे कल मदर्स डे के दिन जितना होता है उतना मुझे नहीं लगता कि हर डे होता है, बट सब करते बहुत है उनके लिए, माताओं के लिए। जब माँ ही नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से कुछ कर पाएंगे। हेलो निशा मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर ये सर आ रही है। हाँ बिल्कुल, आप बोलते रहा, अगर मैं स्क्रीन पे ना भी दिखूं तो आप बिल्कुल बोलते रहा करें, नेटवर्क से आंख मिचोली चलती रहती है ऐसे सेशंस में। जी जी। ओके ओके। सुरेंद्र शर्मा जी लाइन लिख रहे हैं कि सीना गर्व से चौड़ा कर दिया लाडो। क्या बात है सर, बिल्कुल सर। प्रमोद लता जी, मेरे जीजा जी। अच्छा, अरे वाह क्या बात है सर, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत सपोर्ट रहा होगा डेफिनेटली। प्रमोद लता जी, निशा जी के जज्बे को सलाम। राजा सिंह राजपूत जी जय हिंद। उमेश बेंदेकर साहब लिख रहे हैं वंदे मातरम निशा मैडम, अमर सर हम भी मोटिवेटर। क्या बात है। घृणा मनुष्य को कभी खिलने नहीं देती और प्रेम मनुष्य को कभी मुरझाने नहीं देता। मैं मेरे हमारे एक छोटा, आपकी एक बहुत छोटी फैन, हमारे स्कूल की बच्ची आपसे एक सवाल पूछना चाह रही है निशा मैम। तो मैं चाहूंगा संजीव यादव सर से कि पहले हमारे माही जी का एक सवाल अगर वो रख पाए मैम के सामने कि क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। और तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। राजेंद्र सहारन सर गुड मॉर्निंग, बहुत ऑफ यू। युवराज शर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग। मंजू गोदारा मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हनुमानगढ़ की बेटी हैं, क्रिकेट में बहुत नाम रोशन किया है, शख्सियत का हिस्सा रही हैं वो इस प्रोग्राम का। वो आपको गुड निशा बोल रही हैं। थैंक यू सो मच, आप एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। हर्ष भारती नागपाल जी सही कह रहे हो। अमर सर आप बोलिए प्लीज, आप बोलिए। थैंक यू मंजू, खेलते रहो। क्या बात है। अच्छा निशा मैम मुझे ये बताइएगा जरा, जब जब एक लड़का स्पोर्ट्स में जाता है और एक लड़की स्पोर्ट्स में जाती है, दोनों टैलेंटेड है, पर दोनों की चुनौतियां सेम होती हैं, चैलेंजेस सेम होते हैं या कुछ अलग अलग भी होते हैं? वो सर जो खिला रहे हैं ना गेम को, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, कि वो कैसी चुनौतियों को अपना स्ट्रगल में डालेगा अपने को। अगर जैसे मैं किसी को ट्रेन कर रही हूँ और ऐसे देखूं कि वो कहाँ से आई है और कौन है, को क्या जेंडर है उनका, अगर ये देख कर मैं उनको खिलाती हूँ तब तो चुनौती है उसके सामने। अच्छा, और अगर दोनों को इक्वल लेकर मैं लेकर आती हूँ ग्राउंड पे अच्छा, कि तुम लड़का भी हो लड़की भी हो, तो दोनों को मैं अलग अलग भेदभाव में नहीं रख रही कि तू लड़की है और तू लड़का है, तुमको अलग अलग कैटेगरी में रख के तुम्हें खिलाऊंगी। अच्छा, अगर ऐसे सोच के खिलाऊंगी तो डिमोरलाइज होगा दोनों प्लेयर्स के लिए।
एक को मतलब स्ट्रेंथ मिलेगी और एक लो चला जाएगा। तो ये सब देख के ही चुनौतियाँ आती है। मैंने चुनौती नहीं देखी है। अच्छा, क्या मुझे बात। जैसे ले ग्राउंड पे लिया है, तो मैंने स्टार्टिंग ही लड़कों के साथ खेलना शुरू किया था। अच्छा। तो वहाँ से मेरा पहले से ही जो माइंड था स्ट्रांग होता गया हम्म। कि तुझे अगर कुछ ऐसा मिलेगा भी, तो तू उसके लिए पहले से ही रेडी है कि आगे हम हाई लेवल पे जाते हैं तो उधर गेम को इम्प्रूव करने के लिए लड़कों के साथ खिलाते हैं। हम्म। तो उसके लिए पहले से ही हमें रेडी कर देते हैं कि तुम तुम्हारे जो बेसिक्स है वहीं से स्टार्ट कर लो ये सब। और ओके। जब मैंने खेलना शुरू किया था तो बास्केटबॉल में इतनी मतलब लड़कियां नहीं थी जो खेलने के लिए आती थी मेरे टाइम हम्म। पे। हम्म। तो लड़कों के साथ मैं बिल्कुल लड़कों के साथ खेलना शुरू किया। 8th 9th में जाकर टीम तैयार होने लगी मेरे साथ। ओके। तो लड़कियां बाहर निकलने लगी। अब जैसे जैसे मेरा बैच खत्म होता जा रहा है तो वैसे वैसे नए बच्चे भी जुड़ते जा रहे हैं हर स्कूल से। क्या तो बात है। मतलब पूरे हनुमानगढ़ में बास्केटबॉल में लड़कियों की कमी नहीं है। अरे वाह, हाँ बिल्कुल। मैं सब खेल रही। हनुमानगढ़ के बारे में मैंने पढ़ा है बहुत। बसंत मान सर का मैंने इंटरव्यू लिया था यही शख्सियत प्रोग्राम में, जो जिन्होंने यस वॉलीबॉल सर, के लिए यस बहुत सर, काम किया, फिर बास्केटबॉल यस के सर, लिए भी यस बहुत सर, काम कर रहे हैं आप लोग। डॉक्टर विक्रम यस सिंह सर। औलख कह रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग है जी, स्वागत है आपका, धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद जी। प्रमोद लता जी कह रहे हैं निशा जी के जज्बे को सलाम, क्या बात है। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख सर स्वागत है आपका। सुरेंद्र शर्मा सर का मैं पढ़ चुका हूँ। सुनील कुमार विराट जी गुड मॉर्निंग जी। विजय कटारिया जी कह रहे हैं निशा इज अवर प्राइड। अशोक अशोका सर हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू। अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल प्लेयर हैं। वो कह रहे हैं इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता ये है कि देश और दुनिया के लोगों के दिमाग पर आज खेलों का और योग व स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता छा गई है और विषय पॉपुलर होता जा रहा है। अशोक सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उदित लजीज सर हमारे साथ जुड़े, गुड मॉर्निंग। योगेश शर्मा, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलवंत सिंह खालसा साहब वेरी गुड मॉर्निंग सर। गोपाल शर्मा जी लगे रहो लगे रहो, क्या बात है। जिस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया, ठीक उसी तरह विकास जी सर ने निशा को तैयार किया। सैल्यूट विकास सर को। निशा मैम, मेरा एक अब यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। एक यस स्पोर्ट्स सर। पर्सन, एक खिलाड़ी में, चाहे वो लड़का हो लड़की की बात नहीं चल रही, स्पोर्ट्स पर्सन की बात चल रही है, वो ठीक क्या है सर। गुण होते हैं, वो क्या विशेषताएं होती हैं जो किसी एक व्यक्ति को खिलाड़ी बनाती हैं? मतलब अगर आप खिलाड़ी हो तो भाई ये 2-4 गुण तो होने ही चाहिए। गेम से अलग बात कर रहा हूं मैं। गेम तो जाहिर सी बात, भाई देखिए आप कह रहे हैं मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूं तो जाहिर सी बात है वो तो आता ही होगा। क्रिकेट प्लेयर हूं तो क्रिकेट तो आएगा ही। वो गुण कौन से? मैं गुणों यस की सर। बात कर रहा हूँ, टैलेंट की नहीं, गुणों की। गुनो सर, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब मिट्टी में खेलते हैं जी। तो उनके अंदर अपने आप आ जाता है सब कुछ कि अच्छा। भागना दौड़ना, उनकी जो एक्टिविटी होती है हम्म। उसको देख के उनके बॉडी बॉडी पिक्चर से भी पता लग जाता है कि ये एक्टिव प्लेयर है, खेल सकता है ये। क्या बात तो है। मतलब हजारों प्लेयर रहते हैं, उनमें से 10 या 15 ऐसे प्लेयर होते हैं जो हाई लेवल पे जाते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। क्या बात तो है। उनके अंदर ऐसी कुछ खाम खूबियां देखी जाती है कि ये प्लेयर आगे के लिए काम आ सकता है। खेलना सब चाहते हैं। जैसे 100 प्लेयर आते हैं तो 100 में से 90 प्लेयर समझ लो कि अपनी मनोरंजन के लिए ग्राउंड पे आते हैं। अच्छा, ये और कृपया उनके करके सुनिए। मनोरंजन मैम सुनिए इस बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं निशा मैम, बिल्कुल सही कह। आप बताइए जरा निशा मैम, फिर से रिपीट कीजिएगा। उनके 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 मनोरंजन से वो 10 प्लेयर है जो उनका लेवल हाई भी हो जाता है क्या कि वो बात अपने है। मनोरंजन के लिए कैसे भी स्किल्स को अपनाते हैं। और उनके अंदर वो 10 प्लेयर अपनी एक्टिविटी, अपनी स्किल्स, ड्रिल्स को यूज करते हैं कि कैसे भी करके हम इनको बीट करके अपना लेवल इम्प्रूव करें। तो जो मनोरंजन करने आते हैं उनको बहुत सपोर्ट होता है कि हाँ तुम जैसा मर्जी खेलो, हम अपनी स्किल से तुम्हें बीट भी करेंगे। अच्छा, तो क्या सबसे बात बड़ी है, यही क्या बात है, बात खिलाड़ी का चयन उसी में ही होता है जो 100 का खेलना होता है ग्राउंड के अंदर। 100 प्लेयर जो आते हैं है। उनमें से जो 10 प्लेयर निकलते हैं वो ही खिलाड़ी दिखते हैं। बात है। यहाँ आपने 2 बड़े मैसेज दिए हैं कि 100 में से 90 तो मनोरंजन के लिए आते हैं, तो यहाँ 2 ध्यान रखें। बाकी 10 लोगों से, बाकी बाकी 10 लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कृपया उन 90 को देख के ये खुश ना हो कि हमारा तो नंबर आ जाएगा। वो 90 तो आए मनोरंजन के लिए हैं। कॉम्पिटिशन तो बाकी के 10 से है जिन्हें आपने देखा भी नहीं है, जो दिन रात पसीना बहा रहे हैं। तो कृपया मेहनत बढ़ाए रखें। यस सर। कुंभा राम धामी साहब कह रहे हैं ग्रेट सिस्टर, क्या बात है।
विजय कटारिया जी कह रहे हैं जेंडर डाइवर्सिटी कर्स फॉर सोसाइटी सो वी सपोर्ट इक्वल बॉय एंड गर्ल। क्या बात कही आपने सर। युवराज शर्मा कह रहे हैं हनुमानगढ़ खेल के क्षेत्र में अग्रणी है। रॉकी बिश्नोई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग निशा जी और अमर सर, स्वागत है आपका सर। सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं अभी और आगे बढ़ना है, रुकना नहीं, थकना नहीं। बड़ी अच्छी लाइन मुझे लगी सुरेंद्र शर्मा जी की, अपनी जमीन से जुड़े रहकर आसमां को छूना है। अक्सर लोग कहते हैं आसमां को छूना है, लेकिन सुरेंद्र जी ने कहा है कि जमीन से जुड़कर आसमां को छूना है। संजीव यादव जी, हमारे माही जुनेजा का एक सवाल है, अगर आप उनका सवाल स्क्रीन पे ला सकते हैं, उनका वीडियो स्क्रीन पे ला सकते हैं। निशा मैम, आपके लिए एक सवाल उन्होंने भेजा है, अगर आप संजीव यादव जी ला सकते हैं तो कृपया लाएं। तब तक मैं आप लिया यादव मैम, आज कल मेरी रोज बास्केट। मैम अच्छी बात है, लॉकडाउन में आप बास्केटबॉल खेल रहे हो। निशा मैम, आपके लिए एक गुड डे डिफेंस स्कूल के एक स्टूडेंट, हमारी छोटी बच्ची का एक सवाल है आपके लिए। Morning Nisha ma'am, I'm Mahi Juneja from Rajasthan Hanumangarh, and as we all know that you belongs to sports, so I want to ask that ma'am कि girls को क्या ज़्यादा problems face करनी पड़ती हैं sports के अंदर या sports से related as comparing to boys? क्या ज़्यादा problems face करनी पड़ती हैं sports के अंदर? देखिए, एक छोटी सी लड़की को 12-14 साल की बच्ची के मन में भी कहीं ना कहीं ये भावना है कि लड़कियों को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या है निशा मैम, क्या है, मतलब आप बताइए जरा, किस तरह की समस्याएं आती हैं? जो अपना बैकग्राउंड है महिलाओं का, गर्ल्स का, लोग उनको मतलब उनकी छोटी सोच को लेकर ही समझ लो कि सबसे ज्यादा क्रिएट भी लेडीज ही लोग करती है। ऐसा नहीं है कि नहीं करती, जेंट्स लोग इतना नहीं करते मुझे जितना लगता है। वो जहाँ पर एक तो समूह बनता है, मतलब लेडीज लोगों का, जो पड़ोस के लोग होते हैं वो ज्यादा इनको क्रिएट करते हैं। और अगर उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को, लड़कियों को, कि वो जो घर के आसपास की जो लेडीज लोग हैं वो उसकी बातें उस बच्ची तक नहीं पहुंचने दें। उनके माँ बाप का सबसे बड़ा इसमें रोल होता है कि सबसे बड़ा रोल होता है कि मेरी जो बच्ची खेल रही है उसके पास वो सब बातें नहीं पहुंचे, जो भी गलत बातें हो रही है उस बच्ची के प्रति वो सब अपने अंदर ही रखे उनके माँ बाप। मेरे लिए भी बहुत ऐसी बातें हुई है, नेगेटिव, बट मेरे माँ बाप ने इतना मुझे सपोर्ट किया है कि तू खेल, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जब तू कुछ करके दिखाएगी ना तब सब दुनिया तेरे लिए वाह वाह करेगी। क्या बात तो ऐसे भी जैसे ही हम हनुमानगढ़ में टूर्नामेंट होते थे, हम विनर रहते थे, तो पूरी पब्लिक आती थी, जो भी हमारे अगेंस्ट होती थी ना वो भी देखने के लिए आती थी और वो चेयर अप करती थी हमें। तब हमें ये होता था कि हाँ कुछ करके दिखाया है हमने, जो नेगेटिव बोलते थे वो पॉजिटिव में हो गया सब कुछ। क्या बात है मैम। नेहा यादव मैम कह रही हैं, जो अभी मैं बता दूं, नेहा यादव मैम शी इज द पार्ट ऑफ स्केटिंग और हमारी भाभी जी हैं, वो कह रही हैं आई एम ऑल्सो अ बास्केटबॉल प्लेयर। ये नेहा आप निशा जी को जरूर बताएं। और मैं बता दूं, अब तो वो बहुत सीनियर हैं, बहुत जबरदस्त स्पोर्ट्स पर्सन है और खेल के प्रति जुनून है नेहा मैम को, मतलब नेहा यादव मैम का बहुत ज्यादा जुनून है। आप एक बात कह रहे थे पेरेंट्स के लिए, बड़ी बात आपने कही है। मैं ये बात कह दूं आप लोगों से कि सारे पेरेंट्स अगर सुन रहे हो, तमाम जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, कि आपका बच्चा मोबाइल की तरह है, जो निशा मैम कहना चाह रही हैं, और आप उस मोबाइल के कवर हैं जो उसे डस्ट से बचाएंगे, जो उसे गंदगी से बचाएंगे, जो उसे नकारात्मकता से, धूप से बचाएंगे। मेरी दरख्वास्त ये, धूप भी रहेगी, गंदगी भी रहेगी, आप अपने बच्चों के कवर बन जाइए। अफसोस इस बात का होता है, पड़ोसी एक बात बोलते हैं, माँ बाप 4 बात घर वाले बच्चे को बोल देते हैं। आपका वो पड़ोसी का बच्चा नहीं है, आपका बच्चा है, तो कृपया करके उसका सपोर्ट बनिए, उसका हौसला बनिए। मैंने कल भी कहा था, किसी का डर नहीं। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो व्यक्ति कभी मत बनिए जिसे देखकर किसी को डर लगता हो कि ये क्या कहेगा। वो व्यक्ति बनिए जिसे देखकर किसी को हौसला मिलता हो कि कोई बात भी हो गई तो ये तो ऐसा कहेंगे, ये तो सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया निशा मैम। लखविंदर शर्मा जी गुड मॉर्निंग। अमर सर जी गुड मॉर्निंग। निशा मैम। मदन कुमार जी यू आर ग्रेट निशा जी, क्या बात है। सावित्र गौतम कह रहे हैं, सवित्र गौतम, घनी काली रात में ही चमकते नभ पर सितारे हैं, वही जो जीवन यशस्वी जो कभी हिम्मत ना हारे। क्या बात है। आजकल मैं रोज, क्या बात है। हम युवराज शर्मा, शांता निशा जी, बलदेव कुमार सेवता जी, संघर्ष थकाता है पर हमें संवारता भी है। घसीटा सिंह सर कह रहे हैं, जरूरी नहीं चिराग ही घर को रोशन करें, बेटियां भी घर को रोशन करती हैं। क्या बात है। देखिए आप देख रहे हैं निशा मैम, कितने लोगों का हौसला है, कितनों को हिम्मत मिलती है।
मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब आप अपने लिए कुछ कर रहे होते हैं, अपने लिए नहीं पूरी सोसाइटी के लिए आपने कुछ किया है। पवन बेनीवाल हमसे जुड़ चुके हैं, गोपाल शर्मा जी, यू आर ग्रेट, निशा जी, सत्यनारायण राम जी, गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है, क्या बात है। ऐश्वर्या शर्मा जी, वेल सेड निशा मैम, टोटली एग्री विद यू, यू आर आवर प्राइड, क्या बात है। संदीप मान, थैंक यू ऐश्वर्या। अच्छा, गुरप्रीत सीरा जी, गुड मॉर्निंग सर, राहुल मदान, तमाम विजय, तमाम लोग आपसे जुड़े हैं। कोई लास्ट मैसेज निशा मैम आप हमारे यूथ को, हमारे उन बच्चों को जो खासतौर से स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? जो गेम्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो पढ़ाई भी करे अपनी, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ाई के तुम आगे बढ़ जाओगे। बस ठीक है कि पढ़ाई को तुम 50% दो, अपना 100% तुम गेम को दो। तो और जो स्कूल्स का स्टाफ है, कॉलेज का स्टाफ है, उनकी भी अहमियत बहुत ज़्यादा रहती है। अगर वो उनको अपने बच्चे को गेम फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को, तो उनको थोड़ा बहुत फ्रीडम दे कि तुम खेलो और तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देके हम पढ़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों से प्लेयर्स का करियर अच्छा बन सकता है स्पोर्ट्स में। अगर स्कूल का भी स्पोर्ट रहेगा, जैसे मेरे लिए जहाँ भी मैं पढ़ी हूँ, मैं पारमंडल स्कूल में पढ़ी हूँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, तो जितने भी वहाँ के स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उन्होंने मुझे खूब सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी मुझे ऐसे स्टडी को लेके कभी इतना प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हें ये करना है तो करना ही है। बस गेम के लिए उन्होंने मुझे बोला है कि तुम सब अपने गेम्स में दे दो अपना जितना दे सकते हो, पढ़ाई के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जो पूछना है, पढ़ना है, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा टाइम हम निकाल सकते हैं। तो उनकी ये सब सहायता से मैं काफी आगे तक निकली हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपसे बात करने का मेरा अनुभव ये कहता है कि तमाम लोग हैं जो आपकी सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, बशर्ते कि आप डिजर्व करते हो उस सपोर्ट को। आपने मुझे मेरे एक दोस्त की बात याद दिला दी। मेरे एक दोस्त है, वो हमेशा कहते हैं कि यार हम लोग सुनते हैं कि पैसों के अभाव में आदमी ने पढ़ाई बंद कर दी, लोगों के कहने से, लोगों के दबाव में कि लोग क्या कहेंगे, उसने पढ़ना छोड़ दिया, या बास्केटबॉल छोड़ दी लड़की ने, उसने ये छोड़ दिया। तो मेरे दोस्त एक सवाल हमेशा पूछते हैं कि यार ये लोग औरों के कहने से सिगरेट क्यों नहीं छोड़ देते, ये औरों के कहने से बदतमीजी करनी क्यों नहीं छोड़ देते, सुबह लेट उठना क्यों नहीं छोड़ देते, आलस्य करना नहीं छोड़ देते। ये सारे काम वो छोड़ते हैं जिनमें मेहनत लगती है, और जिनमें मेहनत नहीं लगती, बदतमीजी लगती है, वो किसी के कहने से नहीं छोड़ते। माँ बाप ने कह लिया पीना छोड़ते ही नहीं, रिश्तेदार कहते हैं सिगरेट छोड़ते ही नहीं, पड़ोसी कहते हैं आवारागर्दी छोड़ दे, छोड़ता ही नहीं कोई, क्योंकि इनमें कुछ कष्ट नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं लगती। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हम छोड़ने के लिए बैठे हैं, सहारा ढूंढते कोई कहे और हम छोड़े मेहनत के काम को। बिल्कुल, ये बहुत पॉजिटिव मैसेज आपने दिया निशा मैम, थैंक यू सो मच। एक लास्ट मेरा सवाल जो है, तमाम लोग जुड़ भी रहे हैं, संदीप मान साहब, गुरप्रीत सीरा जी, विजय कटारिया जी, आशीष सक्सेना कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, नाइस प्रोग्राम, आई वॉच इट डेली। जादूगर सम्राट शंकर लाइव है, निशा मैम आपको देख रहे हैं, जादूगर सम्राट शंकर, विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर आदरणीय लाइव है। निशा जी और शंकर जी का वेलकम। एसकेडी यूनिवर्सिटी दिनेश जुनेजा सर कह रहे हैं, विनोद कुमार जी, वी आर प्राउड ऑफ यू निशा। ऐश्वर्या शर्मा, यू आर इंस्पिरेशन फॉर होल राजस्थान गर्ल्स। नहीं ऐश्वर्या मैम, हिंदुस्तान की गर्ल्स के लिए अब इंस्पिरेशन हो चुके हैं। आज इन्हें निशा मैम को मैं बता दूं, नागपुर से लोग देख रहे हैं, आपको लखनऊ से देख रहे हैं, आपको बिहार से लोग इस समय देख रहे हैं, आपको दिल्ली से लोग देख रहे हैं। मुकेश भटनागर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश कासवान सर देखिए, गुड मॉर्निंग अमर जी, सॉरी फॉर डिले बिकॉज लॉन्ग ड्राइव फ्रॉम सिरसा टू यूनिवर्सिटी, और वो आते ही आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। तो तमाम लोग, आपका भविष्य उज्जवल रहे, ऐसा आत्माराम शर्मा जी कह रहे हैं। मदन कुमार जी, आप जैसी शख्सियत ही दूसरी लड़कियों के लिए आगे के रास्ते खोलते हैं, क्या बात है। चौधरी अशोक धारा कह रहे हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऐश्वर्या शर्मा फिर कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू, कीप प्लेइंग पिंकी कॉलेज, बेटी के बिना घर की शान अधूरी है, क्या बात है। मैं नेहा यादव का कमेंट, निशा मैम आप सबको ये जरूर कहिए, लड़कियां सब कर सकती हैं, अगर उनके घर वाले साथ हो तो वो भी कभी खेल में आगे आ सकती हैं। बिल्कुल आप बड़ी बात कर रही हैं नेहा मैम, बिल्कुल। और निशा मैम तो इस बात को आप क्या कह रही हैं मैम, निशा मैम? बिल्कुल सही है मैम ने, जो नेहा मैम ने जो लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। घर वालों का सबसे अहम हिस्सा होता है गेम्स में आगे निकलने के लिए। अगर घर वालों ने फ्रीडम दी है, बट उस फ्रीडम का मिसयूज भी नहीं करना है, कि अगर तुम पे किसी ने बिलीव किया है तो तुम उस बिलीव पे खड़े रहो। क्या बात है, क्या बात है। अगर
बिलीव बना के रखोगे माँ बाप का, तो माँ बाप तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। क्या बात अगर कही थोड़ा है। सा उसका मिस यूज करोगे तो घर पे तो बिठाएंगे ही बिठाएंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और एक बात निशा मैम बिल्कुल बहुत बड़ा मैसेज और भी दे रही हैं, जब आप परिवार की छूट का, परिवार के सपोर्ट का मिसयूज करते हैं तो केवल आप अपने अंदर रुकावट पैदा नहीं कर रहे, आप और 1000 लड़कियों के लिए रुकावट पैदा करते हैं, फिर आप उदाहरण बन जाते हैं, फलाने की लड़की ने भी ऐसा किया, ढिकने के लड़के। तो कृपया करके मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मिली हुई फ्रीडम का सदुपयोग करें, जो निशा मैम कह रही है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। एक बात पेरेंट्स से मैं भी कहना चाह रहा हूँ निशा मैम आपके माध्यम से, कि इन बच्चों को मौके दीजिए, सपोर्ट करिए, चोट खाने दीजिए, गिरने दीजिए। वन ऑफ माय फेवरेट शेर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सारे पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हवा के रुख पे छोड़ दे, चलना सीख जाएगा, और बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। इन बच्चों को लड़खड़ाने दीजिए, चोट खाने दीजिए, गिरने दीजिए, और फिर देखिए बच्चे क्या करके दिखाते हैं। संदीप जी मान कल के स्पीकर अभी भी लाइव है सर, स्वागत है संदीप मान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ललित सेन जी कह रहे हैं वाह क्या बात है अमर सर, मुझे निशा जी का और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, प्रोग्राम देखने के लिए क्या बात है। ऐश्वर्या जी क्या बात है। विशाल कर्मा जी कह रहे हैं इंदौर से भी देख रहे हैं सर, तो आपको इंदौर से भी देख रहे हैं। मैं संजीव यादव सर से मैं पूछ रहा हूँ, आज हमारी मुलाकात दो शख्सियतों से दोस्तों मैं करवाने वाला हूँ। एक शख्सियत हमारे राजीव गोदारा सर, बीसीसीआई एम्पायर, बहुत जल्दी रूबरू होने वाले हैं हमसे 1 मिनट बाद। आइए दोस्तों, मैं निशा मैम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला और इतनी बेहतर बातें हमारे लोगों को बताई, और युवाओं को और खासतौर से लड़कियों को एक प्रेरणा जरूर मिली आपके आने से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारी आज की जो शख्सियत रही अभी निशा कांता मैम जिनसे हम बात कर रहे थे, वो अपने आप में बहुत युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। अब मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूं जिसने हनुमानगढ़ क्षेत्र को ना केवल एक बीसीसीआई रणजी पैनल एम्पायर दिया, लेकिन वो अपने आप में इंग्लिश लेक्चरर भी हैं। यानी एक ऐसी शख्सियत जो शिक्षा में भी और स्पोर्ट्स में भी युवाओं को ना केवल मार्गदर्शित कर रहे हैं, उनका नेतृत्व भी कर रहे हैं, उन्हें रास्ता भी दिखा रहे हैं, उन्हें मोटिवेट भी कर रहे हैं। और ऐसी शख्सियत श्री राजीव गोदारा जी का मैं स्वागत करता हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे आदरणीय राजीव गोदारा सर को हम स्क्रीन पे देखें। राजीव सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुड मॉर्निंग अमर सर, कैसे हैं? सर मैं बहुत शानदार हूं, और तमाम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं फोटो देख नहीं पाया तो शायद मैं ही लेट कर गया। आई एक्सपेक्टेड कि आप आने वाले हैं सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। सर तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम लोग, राजकुमार जी, भारद्वाज जी, तमाम लोग हमें देख रहे हैं। अब मेरा पहला सवाल तो ये बनता है सर, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, ये आपने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आपस में कैसे मिला दिया? सच बताऊं तो सर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं डेस्टिनी में पहले बिलीव नहीं किया करता था जी, लेकिन डेस्टिनी आपको लेके जाती है। जो आप बनना चाहते हो जरूरी नहीं है कि वो आप बन पाओ, लेकिन जो आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आप बनोगे, बशर्ते कि आप मेहनत करो, ईमानदारी से, सिंसियरिटी के साथ काम करो। जी जी जी। मैं सैनिक स्कूल में था, चित्तौड़गढ़ में पढ़ता था। जी जी। तो जिस तरीके की एजुकेशन हुई, उसके बाद हम डीएवी कॉलेज में चले गए चंडीगढ़। जिस तरीके की एजुकेशन हुई, जो माहौल था, माहौल ये था कि आर्मी में जाना है, आर्मी ऑफिसर बनना है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। लोग प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रखते हैं। जी जी जी। कोई प्लान नहीं था, एकमात्र प्लान यही था कि आर्मी में जाना है। क्या बात है। अच्छा, आपको देख के लग भी रहा है कि मैं किसी आर्मी पर्सनल से ही बात कर रहा हूँ। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आप स्ट्रेट बिल्कुल बैठे हुए हैं, हेयर कट है और चेहरे पे मुस्कान, ये तो कोई हेयर कट तो लॉकडाउन का असर है। अच्छा क्या बात है, ये कटिंग घर पे ही कर ली है। मैं पहले चाहता हूं कि तमाम लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, एक बार मैं उन लोगों से जुड़ जाऊं। युवराज शर्मा जी कह रहे हैं नमस्ते सर, राहुल मंदन साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग राजीव सर, पवन बेनीवाल जी गुड मॉर्निंग सर, पिंकी कॉलेज जी वेलकम राजीव सर, रोमिल कासवारा जी सुपर सर, आनंद पुनिया जी वेलकम राजीव जी, फ्रॉम कौरली से शायद हैं। चौधरी अशोक दारा साहब कह रहे हैं हाउ दैट राजीव सर, देखिए आपके अंदाज में आपका स्वागत किया जा रहा है, क्या बात है। मदन कुमार जी कह रहे हैं आपका स्वागत है राजीव सर, दया वर्मा जी गुड मॉर्निंग सर, सुरेंद्र शर्मा जी, तमाम लोग जुड़ रहे हैं, मैं नाम लेता रहूंगा सर।
और मैं चाहूंगा अगर कोई सवाल भी पूछना चाहें तो आपका स्वागत है, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं राजीव सर से। दलीप कुमार, सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, सीन योर जर्नी एंड यू आर एन आइकॉन। दलीप कुमार साहब कह रहे हैं। तो सर थोड़ी सी जर्नी हमें भी बताइए, हम भी चाहते हैं कि हम आपको मतलब हमें भी थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में पता चले। मैं वही बता रहा था कि सैनिक स्कूल में थे, डीएवी कॉलेज में इस तरीके का माहौल था कि हम सब लोग एक ही डायरेक्शन में सोचते थे। एनसीसी और सैनिक स्कूल में पढ़े हुए, एनसीसी ली हुई, उसके बाद हमारा एकमात्र एम यही था कि आर्मी में जाना है किसी भी तरीके से। पर कई बार ऐसा होता है ना कि डेस्टिनी कुछ और होती है। मैंने 8 बार सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड फेस किया है, 8 बार, बट सफलता नहीं मिली। और परिवार जो था पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड से है, तो एजुकेशन बैकग्राउंड से होने की वजह से कहीं ना कहीं जेनेटिकल मुझे लगता है कि टीचर तो मैं था जी। अच्छा, क्या बात है। राजीव सर, मैं एक बात बीच में कहना चाह रहा था, आपने कहा कि 8 बार आपने एसएसबी फेस किया और सफलता नहीं मिली जी। मैं कहता हूं सर, जो एक बार फेल होने के बाद दोबारा फेस कर ले, उससे बड़ा सफल आदमी मैंने दुनिया में ही नहीं माना आज तक किसी को। अभी एक बात और बताऊं मैं आपको जी, आज अगर मुझसे कोई पूछे कि हाउ टू क्लियर एसएसबी, तो शायद जो पहली बार में मेरा दोस्त चला गया, हाँ जी, उससे ज्यादा बेटर मैं बता सकता हूं कि एसएसबी क्लियर कैसे करनी है। बिल्कुल आप बता सकते हैं। और सर मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी कि जुनून क्या है, हौसला क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, जिंदगी क्या है। तो उसमें है कि एक असफलता से दूसरी असफलता तक जाना बिना अपना हौसला खोए। तो वही काम आपने किया, तो आपसे तो सफल मैं मानता ही नहीं दुनिया में किसी को। तमाम लोग आ रहे हैं सर। राम कुमार भारद्वाज जी कह रहे हैं राम राम राजीव जी, पुरानी यादें ताजा हुई हैं। क्या बात है, वेलकम राजीव सर। बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं विकास दलाल जी नमस्ते सर। तमाम लोग, पवन बेनीवाल जी, आशीष सक्सेना जी, राजू भाई प्राउड ऑफ यू, क्या बात है। हाउ द जोश, रेखा भाडू जी कह रहे हैं, अशोक असोपा सर एक, क्या बात है। रेखा जी गढ़वाल जी प्राउड टू सी माई फॉर्मर कलीग, क्या बात है। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं सर। अच्छा, रेखा मैडम आजकल कॉलेज प्रोफेसर हैं हनुमानगढ़ में, गर्ल्स कॉलेज में। क्या बात है सर। आपके प्रति जो कमेंट्स आ रहे हैं वो देखकर मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि आप का जो व्यक्तित्व रहा है वो 2 चीजों से मिलकर बना है, एक तो व्यवहार से और दूसरा जुनून से। क्योंकि जिस तरह की यात्रा आपकी लोग कमेंट में बता रहे हैं, जिस तरह आपको पसंद कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जब आप पहली बार फेल हुए एसएसबी में, दूसरी बार फेल हुए, तो निराशा तो हुई होगी, डर तो लगा होगा, तो कैसे आप उससे उभरे, आपने सामना कैसे किया, क्या मन में ख्याल आते थे उस समय? 2 बातें थी जी। मैं एसएसबी के लिए जाता था, इधर मम्मी दुआ करती थी कि इसका सिलेक्शन ना हो। मैं उसको फेलियर नहीं मानता। अच्छा, ओके, मम्मी कामयाब हो गई, मतलब अल्टीमेटली घर में एक कामयाब हो गया। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, मैंने कभी ये नहीं माना कि मैं फेल हो गया। जी जी जी। मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया रिटर्न एग्जाम में, हर बार यूपीएससी क्लियर कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, बट ठीक है नेक्स्ट टाइम जाएंगे। लोग बाग हम सुनते थे 10 बार में क्लियर किए, 12 बार में क्लियर किए, तो हम भी करेंगे। तो इस तरीके से करते करते जब अंतिम बार जब 98 में मैंने इंटरव्यू देने के लिए मैं गया था बेंगलोर गया था एसएसबी के लिए। बेंगलोर से जब मैं वापस आया तो इस तरफ चंडीगढ़ में हमने पीटीईटी का एग्जाम के लिए हमने अप्लाई किया हुआ था। मेरे एक दोस्त हैं जो आजकल प्रिंसिपल हैं, भद्रा जी हैं, ज्वाला सिंह वाड़ा में प्रिंसिपल हैं, तो उन्होंने कंपनी के लिए मेरा फॉर्म भरवा दिया पीटीईटी का कि हम लोग पीटीईटी का एग्जाम देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। उस दौरान मेरी एसएसबी थी, मैं एसएसबी के लिए चला गया। मैं बड़ा खुश था कि मेरे को ये एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। सच्ची बताऊं तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना ही नहीं चाहता था, सब लोग इसी डिपार्टमेंट में थे। अब हुआ क्या, वो एग्जाम किसी वजह से पोस्टपोन हो गया। उधर से मैं वहां से असफल होके आया था, तो मैं मूड मेरा खराब था। अच्छा। जैसे ही चंडीगढ़ मेरे लोकल गार्जियन थे मनी माजरा में, उनके घर पे मैं गया तो वहां एक मेरे को लेटर मिला। उस लेटर पे लिखा हुआ था कि योर एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन्ड और फला तारीख को ये हो गया। तो ये डेस्टिनी है, देखो इस तरीके से। अब एग्जाम देने हम गए, गलती से ये हुई कि उसमें एग्जाम का सेंटर गलत लिखा गया। ओके। हमारा सेंटर था सेक्टर 10 में, हम चले गए सेक्टर 34 में, क्योंकि चंडीगढ़ 34 लिखा हुआ था। हम उस सेंटर पे चले गए, वहां हमारा रोल नंबर नहीं, एग्जाम शुरू हो गया। अच्छा। मैं फिर भी बड़ा खुश
मैंने कहा चलो आफत मिटी। अब बदरा साहब मेरे को बोलते कि यार राजीव कुछ कर। तो मैंने कहा भाई देखते हैं, चलो। एक सरदार जी थे वहां पे केंद्र अधीक्षक, वो आए थे, पंजाबी यूनिवर्सिटी के कन्वीनर थे। तो मैंने उनसे बात करी, वो कहते पुत कोई गल नहीं, बह जा तू, अच्छा मैं देख लूंगा। क्या बात है। दिखा लिया उन्होंने एक अलग कमरे में। फिर थोड़ी देर बाद दिमाग तो चलेगा, जो सीरियस है उसका दिमाग चलेगा। अब गुरुदेव का दिमाग चल गया कि राजीव बैठे बैठे एग्जाम हॉल में, यार यहाँ अपने प्रेजेंट हैं, वहां अपनी एब्सेंट लगेगी, अपनी कॉपियां कौन चेक करेगा। मैंने कहा यार पॉइंट तो अच्छा है। तो मैंने उठ के बात की, मैंने उनसे, वो शेखों जी थे कोई, मैं सर ये एक हमारे दिमाग में क्वेरी है, बताओ जरा। क्या तू चिंता मत कर, बैठ जा, आराम से पेपर दे, सब कुछ कर, मैं वहां तेरी प्रेजेंट लगवा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा परेशान मत हो, फोकस कर एग्जाम पे। चलो जी एग्जाम दे लिया, मेरा उसमें क्वालिफाई हो गया और वो सम आओ किसी तरीके से वो रह गई। अब मैं चंडीगढ़ रह गया। अच्छा फिर जब सिलेक्शन हुआ तो पापा बोलते कि नहीं बीएड करो। तो मैंने देखा 3 साल से चंडीगढ़ रह रहे हैं, 1 साल और चंडीगढ़ रहने का मौका मिलेगा, मस्ती करेगा थोड़ी। तो मैंने एडमिशन ले लिया। अब ये नहीं पता था कि वो एक नई लाइन मेरी शुरू हो गई है। उसके बाद मैंने एसएसबी नहीं दी, एजुकेशन में रम गया, सब कुछ हो गया। फिर किसी ने कहा कि आप तैयारी करो, सर्विसेज, सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, ये करो वो करो। तो थोड़ी बहुत मैंने तैयारी शुरू करी, लेकिन जैसे ही मेरी बीएड खत्म हुई, घर आया तो पापा एक कागज लिए बैठे थे सामने, अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं था कि यार ये वैकेंसी आई है एजुकेशन डिपार्टमेंट में और अपने को चूरू चलना है। अच्छा काउंसलिंग है। मैंने कहा पापा मेरे को टीचर नहीं बनना। अरे नहीं तू देख तू कहाँ स्टैंड करता है, तू क्या। अच्छा उनको इस डिपार्टमेंट में इतने सालों से हैं, पूरा हमारा खानदान इसी डिपार्टमेंट है, उनको पता था कि इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इसके मार्क्स ठीक हैं, हो जाएगा जी, पढ़ा लिखा आदमी है। क्या राजू सर, मुझे 2 बातें आपकी यहाँ से लर्निंग मिली हैं और मैं तमाम लोगों से शेयर करने वाला हूँ। एक बात तो गोपाल दास नीरज साहब की मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं आपको देख के। एसएसबी 8 बार आपने किया, फिर आप वहां गए कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, जीवन व्यर्थ गंवाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग दुखी रहना इतना चाहते हैं कि वो दुख ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, और आप खुश इतना रहना चाहते हैं, आप खुशियां ढूंढ लेते हैं। आपके अंदाज में एक बात और समझ में आई, आपसे ही लर्निंग मिली है मुझे कि जो जिंदगी है, जो लाइफ है, एक्चुअली इट्स नॉट अ मैच, इट्स अ सीरीज ऑफ मैचेस। अगर आप लीग मैच 1-2 हार भी गए तो फर्क नहीं पड़ता, आप फाइनल जीत जाए, मुद्दा ये है। तो आप केवल 1-2 मैच के हारने पे ना रोना लेके मत बैठ जाओ, अरे मैं तो हार गया, ये तो हो गया, ये हो गया। जी राजू एक बात ऐड कर दूं जी, आप बोल रहे हो फाइनल मैच जीत जाए, मैं कहता हूं खेलते जाओ, खेलते जाओ। क्या बात है। अगली सीरीज है। अच्छा ये मैच की सीरीज भी नहीं है, बल्कि ये सीरीजों की सीरीज है। अगर खेलते जाओ, एंजॉय करते जाओ। हाँ क्या बात कही आपने। मैं एक बार कॉल सेंटर गुड़गांव के लिए इंटरव्यू देने गया था, आज से 20 साल पहले के करीब की बात है, 17-18 साल पहले। मेरा इंटरव्यू, मैं फेल हो गया। मैं घर आया, मेरे आइडियल मेरे बड़े भाई जो बाद में डीएसपी बने, तो उस समय तो वो भी पढ़ते थे, तो मैं ऊपर बैठ के रोने लगा। तो वो मेरे घर आए, मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, तो मेरी मम्मी को बीबी बोलते थे, मतलब चाची को बीबी। तो उन्होंने पूछा अमर कहाँ है? मम्मी बोली पता नहीं, उसका तो कुछ इंटरव्यू बिगड़ गया, वो रो रहा है ऊपर। तो भैया मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा राजीव सर, वो बैठ के रोने लगे। मैंने कहा घर में क्यों, क्या हो गया है? तो इनको क्या हुआ? मैंने भैया आप कर रहे हो, आपको क्या हुआ? बोले यार चाची बीबी बता रही थी कि तेरा इंटरव्यू बिगड़ गया, तो मुझे लगा तू रो रो के ठीक कर रहा है, तो मैंने सोचा ले मैं भी करवा दूं, तेरी मदद कर दूं, थोड़ा रो के मैं भी ठीक करवा दूं। और उन्होंने उस दिन मुझसे एक बात कही कि अमर जितना टाइम तू पिछले इंटरव्यू के रोने में लगा रहा है, इतना टाइम अगले इंटरव्यू की तैयारी में लगा, दोबारा नहीं रोना पड़ेगा। अफसोस इस बात का कि हम एक चीज के बिगड़ जाने पे इतना रोते हैं कि अगली चीज बिगड़ जाती है, फिर हम उस पर रोते हैं। सर ये नाइंसाफी होगी अगर मैं तमाम कमेंट्स को नहीं पढ़ूंगा, बहुत लोग आपके लिए कमेंट्स लिख रहे हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार मैं कमेंट्स पढ़ दूं, फिर मैं आप तक आऊं अगले सवाल के लिए। बलजिंदर फ्रेंड साहब, प्राउड ऑफ यू सर जी। विकास दलाल जी लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, आई एम विकास दलाल, आई हैव नेवर सीन एनी अदर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हु हेल्प्स द जूनियर सो मच, he is so helpful and always available for the aspiring umpires, very humble nature। वो मुझे दिख भी रही है, समझ में भी आ रही है राजू सर। वसुंधरा नरेंद्र चौधरी जी कह रही हैं कि वेल डन सर, इट्स आवर प्लेजर टू वर्क विद यू,
साहिल खोसा साहब गुड मॉर्निंग अंकल जी। दया वर्मा जी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मुझे आज भी आपकी पढ़ाई हुई हर बात हर चीज याद है। सर अब मैं पढ़ाई की तरफ आ रहा हूं, मैं पढ़ाई की तरफ मूव कर रहा हूं। डॉक्टर राम गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। रूपा चौधरी जी गुड मॉर्निंग भाई, प्राउड ऑफ यू, लक फेवर्स द ब्रेव। क्या बात कही आपने, ही इज माय इंस्पिरेशन। विकास दलाल जी कह रहे हैं, रोमिल करवरसरा जी कह रहे हैं वेलकम सर। सो बक्सर क्या बात है, गोदारा जी राम राम। पवन शिमला जी से, पीके मस्तर हमारे साथ जुड़े हैं परसों शख्सियत के 3 दिन पहले, कमाल की पर्सनैलिटी। हमारी किस्मत अच्छी थी, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए और मुझे आपसे पढ़ने का मौका मिला। दया वर्मा जी कह रहे हैं। राजीव सर मेरा एक सवाल। जी सर। इंग्लिश, आप इंग्लिश के लेक्चरर हैं। जी जी। इंग्लिश को लेकर आप क्या क्या कमियां महसूस करते हैं, हमारे बच्चों के क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं? एजुकेशन सिस्टम को भी मैं यहां चाह रहा हूं आप कॉन्टेक्स्ट में लें। आप स्कूल वालों से या एजुकेशन सिस्टम में जो लोग हैं उनसे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, भाई इंग्लिश को लेकर ऐसे करना शुरू कर दो बच्चों के लिए, और बच्चों से क्या कहना चाह रहे हैं कि इंग्लिश के लिए क्या करें, और जो आप एजुकेशन पे बोलना चाहें। मैं बेसिकली बताऊं सर, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश को हम लोगों ने क्या, बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज, सही बात है कि जो विदेशी चीज है उसके लिए थोड़ा सा हमें ये लगता है कि ये विदेशी है, पता नहीं कैसा होगा। मुझे शायद सुरेंद्र शर्मा जी ने भी बोला था, मुझे उनकी बात याद आ रही है कि इंग्लिश ऐसी हो, आप बोलते जाओ क्या जी ये बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, इसकी समझ में ही नहीं आती कुछ। अच्छा। और अमर जी बड़ी साफ सुथरी और अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हर एक को समझ में आया। मीन्स इफ यू कैन कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अरे अमर जी क्या अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये तो सबको ही समझ में आती है अंग्रेजी, वो क्या जो सबके समझ में आ जाए। अच्छा। तो हमने होवा ये बना लिया कि अंग्रेजी बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं मैथमेटिक्स और साइंस मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लैंग्वेज मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि हम उसको हमारे रूटीन में उसको डालें। हम रूटीन में उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, हम रूटीन में उन चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते। शायद ये फॉरेन लैंग्वेज का फियर हो सकता है। हम पंजाबी बड़ी अच्छी सीख लेते हैं, हम संस्कृत पढ़ लेते हैं, जबकि मैं संस्कृत को सबसे मुश्किल मानता हूं। जी जी जी। बल्कि आप राजू सर बिल्कुल बात करें, मैं भी इंग्लिश का ट्रेनर रहा हूं, तो मैं भी एक बात यहाँ जरूर ऐड करना चाहता हूं। मैं तो 1 मिनट में कहता हूं कि मैं 1 मिनट में सिद्ध कर दूंगा इंग्लिश सबसे आसान है। आप कोई कोर्स बताओ मैथमेटिक्स का जो 3 महीने का हो, कोई कोर्स बताओ जो जर्मनी का 3 महीने, जर्मन लैंग्वेज सीखने का 3 महीने का हो, फ्रेंच का 3 महीने का हो, स्पेनिश का 3 महीने का हो, संस्कृत का 3। दुनिया में एकमात्र इंग्लिश ऐसे है जिसके 2-2 महीने के कोर्स चल रहे हैं मार्केट में। यानी जो भाषा 2 महीने में सीखी जा सकती है वो मुश्किल कैसे हो जाएगी। और दूसरी चीज सर मैं एक और बता दूं, हाँ जी, हम इंडियंस की जो ग्रामर है वो किसी भी फॉरेनर से इंग्लिश के मामले में ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल है, डेफिनेटली। हमने क्या है, बचपन से ग्रामर पढ़ी, हमने रूल्स पढ़े। साइंस का जो एक सिस्टम है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, जी 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 भी एक मेथड में तो क्या है, आप रूल्स पढ़ते हो, रूल्स पढ़ने के बाद उसको इंप्लीमेंट करते हो, उस रूल्स के हिसाब से आप सेंटेंसेस फ्रेम करते हो। एक रूल ये कहता है कि आप उस सिचुएशन में जाओ, और सिचुएशन में जाने के बाद आप ये बताओ कि ये सिचुएशन यहां इसलिए आई क्योंकि इसका रूल ये है। तो इन दोनों मेथड्स के तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है। हिंदी मीडियम वालों को कैसे पढ़ाते हैं, हम लोग पहले रूल्स पढ़ाते हैं, उसके बाद इंप्लीमेंट कराते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़े, हम लोगों ने ये पढ़ा, पहले सेंटेंस पढ़ लिया, पहले स्टोरी पढ़ ली, या पहले जो भी टेक्स्ट था वो पढ़ लिया, उसके बाद हमने उसके रूल्स पढ़े कि अच्छा ये इसलिए हुआ, जी जी, है ना। फिर राजीव की हाइट 6 फुट क्यों हुई, ये इस वजह से हुई, ना कि आप ये खा लो हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। राजीव की हाइट इसलिए हुई, राजीव की फिजिक ऐसी इसलिए हुई कि सैनिक स्कूल में पढ़ा। क्या बात है, ये बहुत। और मैं क्योंकि सर भी बैठे हुए, मैं भी बैठा हुआ, तो एक मैसेज तो मैं तमाम पढ़ाने वालों से भी कहना चाह रहा हूं कि जब कोई बच्चा इंग्लिश बोला करे तो कृपया करके उसे ये मत बताया करो तुमने गलत बोल दिया, ये तो गलत इंग्लिश है। इंग्लिश गलत, लैंग्वेज कभी भी गलत होती नहीं है। लैंग्वेज या तो कम सही होती है, ज्यादा सही होती है, और सही होती है। लैंग्वेज कभी भी गलत और सही होती नहीं, मैं आपको बता दूं, और ये मैं 1 मिनट में सिद्ध कर दूंगा। मैथमेटिक्स का जब हम सवाल लिख के आते हैं तो 10 में से 10 मिलते हैं सही होने पर, और एक जरा सा गलती होने पर 0। पर इंग्लिश और हिंदी में बिल्कुल सही होने पर 8 नंबर मिलते हैं, और बिल्कुल गलत होने पे भी 2 मिल जाते हैं। यानी ये बिल्कुल गलत तो होती नहीं।
तो दोस्तों इंग्लिश को गलत मत सोच के बोला करो, बस बोला करो। राजीव सर, तमाम लोगों का सवाल है, आपसे जुड़ रहे हैं मदन कुमार जी, कठिन परिश्रम के साथ बार बार प्रयास करने वाले के पास सफलता को आना ही पड़ता है। सोनल गर्ग जी, नाइस सर जी। रोरन वाली विलेज में बहुत क्रिकेट खेली है राजीव जी ने, विजय कटारिया सर लिख रहे हैं ऐसा। आशीष सक्सेना जी कह रहे हैं राजीव भाई टेल समथिंग मोर अबाउट चित्तौड़ एक्सपीरियंस। ये चित्तौड़ एक्सपीरियंस के बारे में कुछ कह रहे हैं आशीष सक्सेना जी। उस पे आऊंगा सर, अगर आप समय देंगे तो मैं जरूर। सर बिल्कुल, समय इट्स ऑल योर्स, बताइए सर। सैनिक स्कूल में मैं 1987 में गया जी जी। और मैं एक बात बताऊं, सैनिक स्कूल में जो स्टूडेंट जाके आ गया जी, ये तो आप मान के चलो कि आपको सैनिक स्कूल से दो चीजें निश्चित रूप से सीखने को मिलेंगी जी एक डिसिप्लिन जी, और मेहनत से आप जी नहीं कतराओगे। बिल्कुल। आप अपना काम खुद कर सकते हो, सेल्फ रिलायंट हो सकते हो। दूसरी चीज सैनिक स्कूल से मैंने ये सीखी कि कोई भी फील्ड जिसमें भी आप जाओ, नेवर गिव अप। आपको हार नहीं माननी है। आप सफलता तभी आपको प्राप्त होगी जब आप किसी चीज के लिए इतना डेडिकेटेड हो जाओ कि आप हार नहीं मानो। मैं हार गया शब्द नहीं होना चाहिए। हार शब्द किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। मुझे अभी भी याद है, सैनिक स्कूल में हम लोग पढ़ा करते थे, तो मेरे एक दोस्त थे, नाम नहीं बताऊंगा। 6th क्लास में हम लोग चले गए तो डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर था, सीनियर्स थे हमारे, जो उस समय हमें ये लगता था कि हमें टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन आज ये लग रहा है कि हमारे अंदर की ईगो जो है शायद वो निकाल रहे थे। तो उस समय 35 पैसे का इनलैंड लेटर आया करता था, अंतरदेशीय पत्र आया करता था। हम लोग हफ्ते में एक लेटर घर पे लिखा करते थे। तो मेरे दोस्त ने दबाव देकर, अभी आजकल प्रिंसिपल है, अभी मैं उनका जिक्र कर रहा था, वो किसी अन्य दोस्त से प्रभावित थे, तो उन्होंने मेरे को भी कहा कि यार तेरे को भी लिखना पड़ेगा लेटर कि यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता, यहाँ मार कुटाई होती है, ये होता है वो होता है। मैंने कहा यार ये तो काम खराब हो गया। बड़ी तो मैंने भी लिख दिया लेटर में कि उनके सामने बैठ के मेरे से लिखवा दिया। मैंने लिख दिया। अब लिख दिया, जब पोस्ट करने की बारी आई, मैंने कहा भी लेटर मैं पोस्ट करूंगा। धीरे से उस लेटर को साइड में से खोल के उसमें एक जो साइड में जो स्ट्रिप होती है उसमें मैंने एक पट्टी में लिख दिया कि पापा ये मेरे से जानबूझ के लिखवाया गया है, दबाव में लिखवाया गया, इसको सीरियसली मत लेना। तो ये बात थी। अमर सर सुन पा रहे हैं? आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सर, अब आ रही है आपकी आवाज। जी जी सर, तो जी वो सर। पत्र मैंने भेजा। जी सर। तो एक तो क्या हुआ, पैनिक वाली स्थिति नहीं आई घर पे हाँ कि भाई इस तरीके से बच्चे का मन नहीं लग रहा है, 6th क्लास में गया, 11 साल का बच्चा, मन नहीं लग रहा, चलो भागो जाओ वहां जाके देखो क्या कंडीशन है। वो एक दोस्त जिसका मन नहीं लगा था वो तो आ गया जी, लेकिन हम दो लोग रुक गए थे। अभी दोनों, एक मेरे साथी जिनका मैं जिक्र कर रहा था, भद्रा जी, वो प्रिंसिपल हैं। क्या बात है, तो क्या बात है राजीव वो क्या साहब। मार खा खा के सैनिक स्कूल में पनिशमेंट, मतलब खाना भी और उसके बाद रगड़ा भी। क्या जो बात। रगड़ा था ना सैनिक स्कूल का, उस रगड़े ने जो हमें सिखाया है शायद वो कोई पाठशाला नहीं सिखा सकती। क्या वो डिसिप्लिन जो सिखाया है वहां से, वो उस डिसिप्लिन से कई बार घर वाले परेशान हो जाते हैं। अच्छा, क्या आउन वो तुम्हें सारे ज्यादा तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें ये पसंद है, तो वो क्या। खैर लाइफ में डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन होगा तो आप मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि सफलता आपको मिलेगी। बिल्कुल जरूरी है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत है राजीव सर आप में, ये तो मैं आई मस्ट एडमायर यू फॉर दिस थिंग। सर विजय कटारिया जी लिख रहे हैं द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, क्रिकेटर, टीचर, कमेंटेटर। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो। तो रोमिल जी लिख रहे हैं गुड सर। नितिन सुतार जी सैल्यूट राजीव सर। साहिल खोसला जी क्या बात है सर जी। डी के संधू साहब सैल्यूट सर जी। तरनदीप सिंह रमाना जी प्राउड ऑफ यू सर जी। कमलकांत सुतार जी गुड अचीवमेंट ऑफ एसकेडी एंड सर। अशोक अशोका सर बिल्कुल आप बिल्कुल सर नंबर दीजिएगा, डेफिनेटली वी वुड लव टू इनवाइट हर। मनीष धारनिया जी राजीव जी डूइंग ग्रेट, राजीव जी बेस्ट विशेस फॉर हिज ब्राइट फ्यूचर। क्या बात है। रोमिल करसवाला जी वेलकम सर। एसके भाखर ओके। नेहा चौहान जी सर जी यू आर द बेस्ट। क्या बात है। पूनम नेहा चौहान ये नेशनल क्रिकेट प्लेयर है, हिमाचल से खेलती थी। अच्छा क्या, अच्छा सर मैं क्रिकेट की तरफ मूव कर रहा हूं अभी।
पूनम चौधरी ग्रेट पर्सनैलिटी, क्या बात है पूनम जी। ढिल्लो साहब गुड मॉर्निंग सर। रोमिल करसवा जी प्राउड ऑफ यू सर जी। रूपा चौधरी हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें समस्याओं को खुद को हराने देना चाहिए, खुद को। क्या बात है। लतिका सांगवान जी यू आर राइट ये लतिका सांगवान भी दिल्ली की हैं, ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर। उन्होंने 2 आईसीसी वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं। क्या बात है, स्वागत है मैम, बहुत बहुत स्वागत। आप तमाम लोगों का स्वागत है, लतिका मैम, तमाम लोगों का, नेहा मैम, पूनम मैम, आप सबका स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एसकेडी में मैं स्वागत करता हूं आपका। सर ये अंपायर बनने की शुरुआत कहां से हुई, ये अंपायर वाला एंगल मतलब थोड़ा सा बताइए। और मैं ये भी जानना चाहता हूं, एक बच्चे का हमारा सवाल भी है, संजीव यादव जी। संजीव सर, अगर हम वो एक सवाल यहाँ पर स्क्रीन पे ला सकते हैं, हमारे एक स्टूडेंट का सवाल है आपके लिए, एसकेडी के स्टूडेंट आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तब तक आप शुरुआत अगर मुझे बता पाए कि ये अंपायर वाला एंगल कहां से आया लाइफ में। मैं बताता हूँ, 2009 की बात है। खेलता मैं जरूर था, लेकिन अंपायर का मेरे मन में कहीं इस तरीके का कोई विचार नहीं था कि मैं अंपायरिंग करूंगा। 2009 में बीसीसीआई ने पहली बार एक वो शुरू किया था, एम्पायर्स के लिए कोर्स शुरू किया था। उससे पहले भी एग्जाम्स कंडक्ट कराया करते थे जी, लेकिन नए पैटर्न पे 2009 में पहली बार बीसीसीआई ने शुरू किया। तो सेमिनार हुआ जयपुर में, हम लोग बैठे थे यूं ही। तो उस समय की जिला क्रिकेट संघ जो कार्यकारिणी थी, उन लोगों ने, मैं बैठा था ग्राउंड में, मेरे को बोलते कि आपको इस तरीके से कोई सेमिनार है और आपको जाना है। इसमें खास तौर पे मैं 2-3 लोगों का नाम लूंगा, हमारे दिव्य जी कागज, राजीव कपूर, नवेंदु त्यागी जी। इन्होंने मेरे से बोला कि आप उस सेमिनार में जाओ। अच्छा, तब तक मैं बिल्कुल ब्लैंक, जिंदगी में मैंने कभी भी एम्पायरिंग के लॉज नहीं पढ़े हुए थे। एम्पायरिंग का बेसिक्स थोड़ा बहुत मुझे पता था कि ये ऐसे आउट होता है, ये नहीं, लेकिन आपको ये पता है ये गलत है ये सही है, लेकिन लॉज आपको पता होने चाहिए, क्यों गलत है क्यों सही है। हम वहां गए जयपुर में, मैं 2-3 दिन का सेमिनार हुआ। वहां मुलाकात मेरी एसके बंसल सर से हुई, जो फॉर्मर इंटरनेशनल एम्पायर हैं और वो हमारे मेंटर भी हैं। उनसे मुलाकात हुई, बातों बातों में मेरे साथ कम्युनिकेट किया, कुछ इस तरीके से बात हुई। तो बात में चाय का टाइम था, मेरे से पूछते गोदारा एम्पायर बनेगा? मैंने कहा सर बन जाएंगे। तो फिर ढंग से पढ़। मैं जी पढ़ तो ढंगी से रहा हूँ। नहीं, आपका एग्जाम होगा लास्ट डे, और प्रैक्टिकली आप ठीक लग रहे हो मुझे, और एग्जाम होगा इस तरीके से, और थोड़ा सा सीरियस हो जा। मैंने कहा ठीक है, सीरियस हो जाता हूँ। अच्छा, वो मुझे उस समय नहीं पता था कि मैं क्या बनने वाला हूँ, किस लेवल का एम्पायर बनने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे ये था कि एक वहां नीले रंग की एक टी शर्ट मिली थी, बीसीसीआई का उस पे लोगो था। मैं उस टी शर्ट को पाके बड़ा खुश था। चौथे दिन एग्जाम हुआ। एग्जाम में पास मार्क्स 85 मार्क्स थे। समहाउ आई स्कोर्ड 85। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप आया, सर ने मेरे को बताया, बंसल सर ने, कि इस तरीके से ये बहुत अच्छा करियर है, तुझे ये चूज करना चाहिए, यू कैन डू इट। मैं यहाँ बता दूं, बंसल सर के दोनों बेटे जो हैं, सुमित और अमित, वो भी बीसीसीआई पैनल के एम्पायर हैं। बंसल सर खुद इंटरनेशनल एम्पायर रहे हुए हैं। हम लोग नागपुर गए। अब वहां से करियर की स्टार्टिंग होती है। मेरे को वो बोलते तू हर चीज में पार्टिसिपेट कर, हर चीज में तुझे ये करना है ये करना है। बेसिक्स उन्होंने मुझे सिखाया, लॉज सारे मेरे को दिल्ली में अपने घर बुला के उन्होंने मुझे पढ़ाया। और मैं ये बात बताऊं आपको कि यदि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है ना, तो लोग बोलते हैं गॉडफादर की जरूरत है, गॉडफादर अपने आप आता है। अच्छा। ये गॉड अपने आप आए मेरे लिए, एम्पायरिंग के जो गॉड हैं ये अपने आप आए। अच्छा, वहां से हमने तैयारी शुरू करी। आगे 3-4-5 एग्जाम्स और हुए। बीसीसीआई के नॉर्म्स हैं कि 90% से कम अगर आपके किसी भी लेवल पे मार्क्स आते हैं तो आप यू आर आउट। अच्छा, आखिर 10 एम्पायर पास हुए, और उसमें मैं 2-3 नाम और लेना चाहूंगा। संजय दीक्षित जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। हनुमानगढ़ से संजीव जी बेनीवाल, उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ाया। विक्रम जी हैं, ये खुद एम्पायर हैं, ये भी आपके एसकेडी यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल हैं, उन्होंने पढ़ाया। बलविंदर जी खोसा हैं, वो स्कोरर हैं। मुझे याद है कि मैं 2 बजे, विक्रम जी की दुकान हुआ करती थी, मैं स्कूल से आता और आते ही खाना खा के उस दुकान में जाके बैठ जाया करता, अपनी किताबें ले जाके, कि एम्पायरिंग का ये एग्जाम क्लियर करना ही करना है। धूप शाम के समय हुआ करती थी, शटर नीचे कर लेते थे, पंखा कभी चलता था, कभी लाइट होती थी, कभी नहीं होती थी। खैर, गर्मी तो जिसने गर्मी सहन करी वही तप के
सोना बनेगा। क्या बात कही है, क्या बात कही है। तो वहां पढ़ते थे, सबका अपना अपना काम था, सब बिजी थे जी। बलविंदर खोसा आया करते थे, आके गेट के पास से ही, सर जी ये सिचुएशन है, बैट्समैन यहां से यहां पहुंच गया, यहां से उसने थ्रो मारा, ये किया, क्या होगा? मैं कहा अभी जवाब दूं क्या? नहीं, शाम को दे देना। अच्छा। ऐसे ऐसे जवाब, मतलब तोप के गोले दाग के जाया करते थे वो, अच्छा। और मैं बैठा बैठा उनको सॉल्व करता था। अच्छा, क्या बात है। और वहीं से करियर की स्टार्टिंग हुई। 2013 में मैं बीसीसीआई पैनल में आ गया, और ये बता दूं कि मैं आरसीए के पैनल में नहीं था, मैं बीसीसीआई के पैनल में पहले आया, बाद में मुझे आरसीए के पैनल में शामिल किया गया। क्या बात है। उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन मेरी पेरेंट एसोसिएशन है तो उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है। जी जी। और उम्मीद है कि मैं उनको निराश नहीं कर रहा हूं। क्या नहीं, बिल्कुल, आपके तो कमेंट ही बता रहे हैं सर। मैं यहाँ विक्रम सिंह औलख सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और तमाम उन लोगों का जिनका नाम अभी सर जिक्र कर रहे थे। सपोर्ट करने वाले लोगों का जिक्र जरूर होना चाहिए। ये स्पोर्ट्स है, उसमें तो सपोर्ट की बहुत मेरे कई बार क्या होता है कि दिक्कत जब होती है, जब आप हार्ड टाइम्स आपके चल रहे होते हैं, तो कुछ लोग आपको मोटिवेट करते हैं। उन मोटिवेट करने वालों में मैं एक नाम लूंगा, संजय सिंह हैं, दिल्ली के एम्पायर हैं, वो मेरे साथ के, मेरे पैनल के हैं। कभी भी इस तरीके की स्थिति आती है, मैचेस में होंगी, आप जब किसी स्थिति में जाओगे तो आपके साथ दिक्कत भी आएंगी, कुछ सीन्स भी बनेंगे, आप डिसीजन दोगे। हमेशा मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं सही डिसीजन दूं। मैं जब ग्राउंड में जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि डिसीजन सही दूं। मैं क्लास में जाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं। घर में होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबको एक बैलेंस बना के चलूं। लेकिन आपसे गलतियां होंगी, लाइफ है, आपसे गलतियां होंगी। उस समय में कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो मुझे मोटिवेट करते थे। दुलमाना में पहले पढ़ाया करता था, वहां कुछ स्टूडेंट्स हैं अच्छा जो मुझे मोटिवेट करते थे, नहीं सर यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। तो उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं इस मंच के माध्यम से। जी जी जी। मेरे कोलीग्स, देखो एक बैलेंस बनाने की बात आती है। आप कुछ बोल रहे थे? मैं एक सवाल, ये सेम सवाल हमारे स्टूडेंट का है कि युवराज शर्मा जी पूछ रहे हैं। सवाल ये है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ युवराज का सवाल बने। जी जी संजीव जी, अगर आप नमस्कार जी जी, मैं युवराज शर्मा बीएमएस प्रथम वर्ष एसकेडी कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन। मैं सर्वप्रथम राजीव सर को नमस्कार करना चाहूँगा। मैं सर आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि अंपायर किस प्रकार से जितना मैं समझाऊँ और उसका इंटरव्यू होता है, और उसके लिए हमें कितनी उम्र, क्या स्किल होनी चाहिए, इसके बारे में बताने की कृपा करें। क्या बात है जी। राजू सर वो ये पूछ रहे हैं कि बीसीसीआई का एम्पायर बनने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की, ये युवराज शर्मा जी का सवाल है जो एसकेडी के स्टूडेंट हैं, कि बीसीसीआई का एम्पायर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन भी चाहिए क्या ऑलरेडी? सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है कि आपको आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, नंबर 1। ओके। क्योंकि बीइंग अ ग्लोबल स्पोर्ट, दूसरी टीम्स भी आएंगी। ग्लोबल स्पोर्ट अगर चलो देश से बाहर ना भी जाएं तो हिंदुस्तान में भी अगर आप डाउन साउथ आप मैचेस कर रहे हो, तो आप अगर कम्युनिकेट प्लेयर्स के साथ नहीं कर पा रहे हो जी तो, और दूसरा जो बेसिक चीज मैं मानता हूं वो है लॉज के अलावा मैन एंड मैच मैनेजमेंट। आपका मैन मैनेजमेंट कैसा है, आपका मैच मैनेजमेंट कैसा है, आप किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करते हो, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो। ये तो राजू सर, ये तो वो गुण हो गए जो हमें चाहिए। मेरा युवराज से पहले की बात पे मैं आता हूँ, युवराज शुरुआत में है कि आप कोई डिग्री चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई कैसे, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है जी। बीसीसीआई हर दूसरे तीसरे साल अभी कंडक्ट होगा। अभी तो लॉकडाउन की वजह से वो सब एक बार ठप हो गया काम जी। हर तीसरे साल बीसीसीआई लेवल 1 एग्जाम्स करवाती है। हर एक स्टेट एसोसिएशन में 20 से 30 एम्पायर्स उस एग्जाम में बैठते हैं। वो लोग जिनको पर्टिकुलर स्टेट एसोसिएशन या डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट एक बार करते हैं एग्जाम के लिए,
उसके बाद आप पे है कि आप उसको आगे किस तरीके से कंटिन्यू करते हो। आप उस एग्जाम को 4 दिन, देखो कितनी अच्छी बात है बीसीसीआई की कि आपको ये नहीं बोलती बीसीसीआई कि आप घर पे पढ़ के आओ और एग्जाम में बैठो और एग्जाम पास कर दो। हम ये देखो, ये एक जो फोटो आप दिखा रहे हो, मैं थोड़ा सा इस पे आना चाहूंगा। ये अमित सर है, अमित साहिबा जी, फॉर्मर, जो लेफ्ट साइड में है, फॉर्मर इंटरनेशनल एम्पायर हैं। इन्होंने मुझे 2009 में इंडक्ट करवाया था आरसीए पैनल में, और पिछले साल इनके साथ इनका फेयरवेल टूर्नामेंट था। उस टूर्नामेंट में मैंने इनके साथ एम्पायरिंग करने का मुझे सौभाग्य मिला। देखो डेस्टिनी इसको बोलते हैं, कहां से कहां लेके आती है। तो मैं आ रहा था उसी बात पे कि बीसीसीआई आपको कोर्स करवाती है, 4 दिन का कोर्स करवाएगी, रोजाना 8 से 10 घंटे आपको पढ़वाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे। उसके बाद चौथे दिन के बाद आपका एग्जाम होगा। उस एग्जाम का रिजल्ट ये देखो, पढ़ा भी वो रहे हैं और एग्जाम भी वो ले रहे हैं। और पूरी फैसिलिटीज आपको घर से जाने से घर वापस आने तक का, चाहे बाई एयर जा रहे हो, चाहे बाई ट्रेन जा रहे हो, चाहे आप 5 स्टार में रुक रहे हो, सब खर्चा उनका है। बीसीसीआई बहुत प्रमोट कर रही है, कोई भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, सब प्रमोट कर रहे हैं। जी, और वहां आप 90% सिक्योर करते हो, तो उसके बाद आप अगले लेवल पे, ये सांप सीढ़ी वाला खेल है। 99 पे जाके भी सांप काटता है, 10 पे आता है आदमी। मुझे सांप ने काटा था एक बार। तो वो आगे से आगे एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। अब ये आप पे है कि आप क्रिकेट के बेसिक लॉज और प्लेइंग कंडीशंस, यदि आपकी पहले से तैयारी करके जाओ, कुछ हमारे जैसे एम्पायर्स, हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई करियर बनाना चाहता है अपना, क्या तो पहले से आप तैयारी के साथ जाओगे तो आप वेल प्रिपेयर्ड होगे, आप लड़ाई अच्छी लड़ पाओगे। क्या बात है, क्या बात है। किसी पर्टिकुलर डिग्री की आपको जरूरत नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया राजीव सर। डॉक्टर राम सियाग कह रहे हैं, राजीव जी नमस्कार। बिश्नोई रॉकी जी लिख रहे हैं, रियली गुड इनिशिएटिव बाय एस्केडिंग, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द व्यूअर्स टू अचीव देयर टारगेट। राम जी मुझे फिट रखने में इनका योगदान है। बैक इंजरी सीजन के बाद आते हैं, तो बैक में कहीं पेन हुआ तो ये करंट लगाते हैं। अच्छा, अभी टेनिस एल्बो से जूझ रहा हूं मैं, तो ये करंट लगा रहे हैं। क्या बात है। हमारी शख्सियत में राम सर से ही हमने शुरुआत की थी इस प्रोग्राम की। सर विजय कटारिया सर लिख रहे हैं कि कमेंट्री करें कुछ लाइंस। आप शोएब बॉलिंग कर रहे हैं और सहवाग जी ने छक्का मारा है, तो क्या आप कमेंट्री भी करते हैं? कमेंट्री गांव के कोई टूर्नामेंट है, शौकिया चले गए तो शौकिया कर दीजिए सर। सिचुएशन उन्होंने दी है, शोएब बॉलिंग कर रहे हैं और सहवाग ने 6 मार दिया। अब इस पे तो कमेंट्री उन्हीं को करने दो आप अभी। क्या बात है। ढिलन साहब लिख रहे हैं, राजू सर यू आर बेस्ट टीचर इन इंग्लिश, में आपका स्टूडेंट था, यू आर वेरी नाइस। दुलमाना में आपने पढ़ाया है, उन्होंने ये भी लिखा है। मानविंदर सिंह बडू साहब, शानदार, जबरदस्त। दया वर्मा जी राइट। मदन कुमार जी, आपका कोई विशेष यादगार मैच जिसमें आपने एम्पायरिंग की हो, कोई यादगार ऐसा कुछ पड़ता है सर, जो मतलब कुछ कोई इंसिडेंट हुआ हो, कोई यादगार मैच रहा हो? पहला मैच लगभग हर एक का ही यादगार ही रहता है। जी जी जी। 2-3 मैचों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। वैसे तो बीसीसीआई के सारे मैच ही यादगार हैं। जी जी जी। एक पहला मैच था मेरा, पहला रणजी ट्रॉफी जो मैच मैंने किया विदर्भा और कर्नाटका। अच्छा। और विदर्भा डिफेंडिंग चैंपियन और कर्नाटका ऑलवेज स्टार स्टडेड साइड, पूरे सब स्टार्स सब उसमें खेल रहे हैं दोनों टीम्स में। अच्छा। एंड अब आप ये मान के चलो, शायद मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन पहली बार जब हम मंच पर खड़े हुए थे कभी स्कूल की प्रेयर में या असेंबली में, तो हमारे पैर और हाथ किस तरीके से कांप रहे होंगे, तो ये आपने भी इस बात को फेस किया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब पहला मैच शुरुआत हमारी होती है वुमेन्स मैचेस से, जूनियर मैचेस से, रणजी ट्रॉफी मेरा जो पहला मैच, और वो भी इतना बड़ा मैच जी, तब तक मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये बड़ा मैच है, जब तक कि प्लेयर्स ने हरकतें करनी नहीं शुरू करी। अच्छा, हरकतें इन द सेंस, आप इतनी इंटेंसिटी के साथ खेलते हो, आप आर्च राइवल्स हो, बहुत इंटेंसिटी के साथ खेलते हो, उनका कहीं इसमें आप उनको डिसिप्लिन, इतना डिसिप्लिन भी नहीं कर सकते कि अपील मत करो, हाथ खड़े कर दो, हाउस दैट। जी जी। वो करेंगे, इंटेंसिटी है, उन्होंने पूरा जीवन लगाया है उसमें। अब
ये आप पर है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। शुरू शुरू में तो मैं सच बताऊं तो 3-4 ओवर तो मुझे ये नहीं पता चला था मैं खड़ा कहाँ। अच्छा। और किस्मत ये अच्छी थी कि उन 3-4 ओवर्स में कुछ हुआ नहीं। हाँ, जहां डिसीजन देना पड़े। मेरे पार्टनर जो थे वो बहुत सीनियर एम्पायर हैं जी। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मैच रेफरी थे, उन्होंने भी वॉकी पे आके वेल डन राजीव, वेल डन। अब राजीव को ये नहीं पता राजीव कर क्या रहा है। और दूसरा मैच मैं बताता हूं कि लाइव मैच था बॉम्बे और बड़ौदा। अभी इसी साल बॉम्बे की टीम में सब स्टार्स खेल रहे थे, बड़ौदा में सब स्टार, यूसुफ भाई, पांड्या ब्रदर्स, सब लोग खेल रहे थे, कुलदीप हुड्डा। ये उसी मैच का ये आप विजुअल दिखा रहे हो, जो ये फोटो दिखा रहे हो, ये उसी मैच का। ये मैच लाइव था हॉटस्टार पे। तो इसके अपने मजे हैं। एक बार आप इनसे निकल के आ जाओ तो उसके बाद आप यू आर इन द स्काई। इन मैचेस में बड़े प्लेयर्स हैं, उनका प्रेशर भी है। आउट ऑफ फील्ड वो बहुत फ्रेंडली है, क्या बात। लेकिन फील्ड में वो बहुत प्रोफेशनल हैं। आपको बहुत सोच समझ के उनको, उनकी अपील का, उनकी बातों का, आप कुछ बोल रहे हो, कुछ कमेंट कर रहे हो, कुछ जेस्चर्स आप दिखा रहे हो, तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना होता है, बिकॉज आपके वर्ड्स कैरी करते हैं। क्या बात है। तो क्या ये बात कुछ है सर, कमाल। आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे मैच आएंगे, अनुभव जैसे जैसे होगा। लेकिन आपकी जो मुस्कान है ना, आपके हर फोटो में भी है। मैं ये कह रहा था कि आपके हर फोटो में मुस्कान है, एम्पायरिंग करते समय भी। हाँ, ये कमेंटेटर्स भी इस बात पे मेरे पास आए। एक स्टार का हॉटस्टार लाइव मैच था जी। तो सुबह सुबह कानपुर में हम ग्रीन पार्क में मैच कर रहे थे, तो सुबह सुबह कमेंटेटर आए, गोदारा जी आपकी मुस्कान वहां ड्रेसिंग रूम तक जा रही है। मैंने कहा सर डिसीजन वाइज तो ठीक चल रहा है ना। स्माइलिंग फेस का तो खैर कोई जवाब नहीं सर। आदरणीय रामकिशोर शर्मा खंडल सर हमारे साथ जुड़े हैं। कल हमारे साथ जो बावले छोरे हमारे संकल्प भाई और संभव भाई थे, उनके पापा जी हैं। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। पिंकी मीना जी यू आर ग्रेट सर, आपके लिए बोल रही हैं सर। मानविंदर साहब कह रहे हैं कि आपके गांव घर के पास एक मैदान था जहां जिसका नाम ही गोदारा ग्राउंड पड़ गया, आप वहां काफी मैच कराया करते थे, फिर से कराइएगा। वर्सेटाइल जीनियस राजीव गोदारा जी। सर यहाँ लतिका सांगवान जी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, if state panel is not recommending for umpiring, then how to apply in such a case? Please suggest. Is there any other way also? Is there any other option also? लतिका ने एक ये गुगली फेंक दी है। वैसे शी इज अ बैट्समैन, पर ये गुगली फेंक दी है। अच्छा। स्टेट एसोसिएशन आपको रेकमेंड नहीं करे तो आप कैसे जाओ? आप किसी और स्टेट को पकड़ो। अच्छा, ओके, गुड आइडिया। आपको एक चैनल के थ्रू जाना ही पड़ेगा। चाहे आप राजस्थान से, मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थान में रह रहा हूँ, राजस्थान से जाऊं, या मेरा मूल गांव जो है वो हरियाणा में है, तो हो सकता है मैं हरियाणा एसोसिएशन के थ्रू मैं चला जाऊं। तो आपको एक सीढ़ी पकड़नी पड़ेगी, उस सीढ़ी के थ्रू ही आप जा सकते हो, डायरेक्ट आप जंप करके नहीं जा सकते हो। अच्छा, आप भारत के किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं क्या, ऐसा है? स्टेट एसोसिएशन माइग्रेशन ले सकते हो आप, यू कैन माइग्रेट टू एनी स्टेट। अच्छा, ओके। डिपेंड करता है कि देने वाला और लेने वाला। हाँ, ओके। मेरे स्टेट के जो एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो, और जो जिस स्टेट में मैं जा रहा हूं, वो दोनों एग्री करते हैं। बिल्कुल सही। चंद्रशेखर यादव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो एक अपने आप में स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं। राजीव भाई बहुत अच्छे कह रहे हैं वो। विक्रम सिंह शेखावत जी कह रहे हैं कमाना में ग्रामीण टूर्नामेंट्स में साथ खेले, वो भी यादगार पल है। क्या बात है। सतीश भाई मेरा स्टूडेंट है, विक्रम आजकल लेक्चरर है। जी जी, क्या बात है, क्या बात है। सर हाउ डू यू, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इन दोनों पर्सनैलिटीज का आप बैलेंस कैसे करते हैं? एक लेक्चरर भी हैं आप, एक एम्पायर भी हैं आप। हाउ डू यू मेक बैलेंस इन बोथ द पर्सनैलिटीज? आपने बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछा है। ये सबसे डिफिकल्ट काम भी है बैलेंस करना। मैं भी वही जानना चाहता हूँ। अक्टूबर में बीसीसीआई का सीजन शुरू होता है, फरवरी मार्च में खत्म होता है, और वही सीजन पढ़ाई का है बच्चों का। हाँ जी। तो मेरा क्या, अभी तो लॉकडाउन हो गया, अदरवाइज अभी मेरी क्लासेस शुरू हो जाती। ओके। छुट्टियों में हमारे कैंप लगा करते हैं, SUPW समाज सेवा के जो शिविर लगा करते हैं। तो सुबह सुबह थोड़ा बहुत बच्चों से काम करवा लिया जी, सफाई का जो भी अभियान चलाना है, जो भी समाज सेवा का काम करवाना है। उसके बाद 12th क्लास को
विशेष रूप से 12th क्लास को हम पढ़ाया करते थे। मेरा ये टारगेट हुआ करता था हमेशा से, ये मेरी स्मार्ट क्लास है जो आप दिखा रहे हैं, मेरा यही टारगेट था कि किसी तरीके से सितंबर एंड तक मैं 12th क्लास का सिलेबस करवा दूं, उनको इस स्टेज पर पहुंचा दूं कि वहां से आप उनको उसके बाद टेस्ट सीरीज या किसी तरीके से आप उनको काम करवा सको। इसमें मेरे स्टाफ मेंबर्स, मेरे प्रिंसिपल सर पन्नालाल जी, जितने भी मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका बड़ा सहयोग है कि वो लोग मुझे कोऑपरेट करते हैं, मेरी क्लास खाली नहीं रहने देते। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, अगर मैं बॉम्बे भी हूँ, वहां से भी अगर मैंने क्वेश्चंस बना के कुछ भेजे हैं तो वो लोग यहाँ उनको टेस्ट सीरीज उनकी कंडक्ट करवाते हैं और उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है, रिजल्ट भी अच्छा ही रह रहा है। तो असल में इस बैलेंस बनाने के पीछे शिक्षा विभाग और मेरे स्कूल के जो साथी हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है, विदाउट देम ये नहीं संभव था। अगर आपका कोई इंटरव्यू सुन ले तो सर उसकी एक बात तो जिंदगी में बोलना बंद कर दे कि दुनिया मदद नहीं करती, लोग टांग खींचते हैं, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है सपोर्ट उनकी नहीं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ गौदारा सर कि फर्श को फर्श बनाने के लिए सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, छत को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब तुम बनोगे ही फर्श, कुछ करोगे ही नहीं तो सपोर्ट किसमें करे आदमी? तुम छत की तरफ बढ़ते हुए तो दिखो तो लोग सपोर्ट भी करेंगे। तो बड़ी बात कह रहे हैं आप। भीमसेन सर नमस्कार, आपका स्वागत है सर। तमाम लोग हैं जो आपसे जुड़ रहे हैं और आपके बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। यू आर गुड एम्पायर, यू आर गुड टीचर, यू आर गुड मोटिवेशनल स्पीकर। मनोज सिदाना साहब ने लाइन लिखी है, क्या बात है, वेरी गुड सर। चलते चलते आप हमें हमारे मतलब यूथ को, अच्छा राजू सर उससे पहले एक सवाल जी, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं, शख्सियत को पहला। दूसरा, आप देख रहे होंगे स्पोर्ट्स को लेके बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय एसकेडी यूनिवर्सिटी, तो इस चेंज को आप कैसे देखते हैं कि अब यूनिवर्सिटीज एजुकेशन सिस्टम स्पोर्ट्स को पढ़ाई में ले आए हैं? वो पहले क्या होता था, या तो खेलो या पढ़ो, अब उन्होंने कहा खेल में पढ़ाई कर लो भाई, तुम्हें स्पोर्ट्स में जाना है ना तो आओ तो इसमें पढ़ाई कर लो, योगा में पढ़ाई कर लो। और आप लोग एक क्रिकेट ग्राउंड भी तैयार कर रहे हैं एसकेडी में। इन सब चीजों पे क्या आप कहना चाहेंगे? मैं उसी पे आता हूँ, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से चलूंगा। तो 8-10 साल पहले से कहीं किसी कार्यक्रम में हम बैठे थे और बाबूलाल जी वहां बैठे थे। बाबूलाल जी आदरणीय बड़े भाई साहब, मेरा बड़ा स्नेह रखते हैं वो लोग। तो वहां हम बैठे थे किसी कार्यक्रम में, तो बैठे बैठे बातचीत चल गई, मेरे को बोलते कि क्या कर रहा है आजकल ये वो। मैंने कहा जी इस तरीके से मैं एम्पायरिंग में थोड़ा सा कोशिश में लगा हुआ हूँ, देखते हैं क्या होता है, अभी मैंने एग्जाम दिया है। अरे तू तो पास कर जाएगा। उसी समय दिनेश जी पास में बैठे थे, मुझे आज भी वो बात याद है। दिनेश जी को बाबूलाल जी बोलते, दिनेश इसकी फोटो अपने स्कूल में, उस समय ये खालसा स्कूल चलाया करते थे। अच्छा, मैं पढ़ के सैनिक स्कूल में भी गया हूँ। जी जी, वहां आज भी मेरी छोटी सी बच्चे की, एक मासूम से बच्चे की एक फोटो लगी हुई है। तो मैं वहां बैठे थे कि दिनेश इसकी फोटो लगा जी, ये आने वाले टाइम में सुपरस्टार है, इसकी फोटो लगा ले अपने स्कूल में। अच्छा, मैंने कहा भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो? तो वहीं से मैंने कहा भाई साहब खेल होना चाहिए स्कूल में भी, आप शुरू करो कि बिल्कुल तुम आना। और क्या है, अभी यूनिवर्सिटी वाला जब सिस्टम शुरू किया, ये मेरे दोनों बच्चे और मेरे दिवंगत पिताजी जब यूनिवर्सिटी शुरू करी तो मैंने उनसे एक ही बात बोली, मैं भाई साहब कुछ करो ना करो लेकिन स्पोर्ट्स पे फोकस करना जी। तो बोलते राजीव मेरा पहला टारगेट ही यही है। और दिनेश जी ने भी उस समय काफी वो किया। मैं असली बात बताऊं आपको कि लोग बाग ये सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में ही करियर है, आप आईआईटी करो, आप एमबीबीएस करो या आप किसी और लाइन में जाओ। मैं ये बोल रहा हूं कि स्पोर्ट्स से बड़ा करियर किसी भी जगह नहीं है। बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बहुत अच्छी फीस मिलती है, चाहे वो प्लेयर्स हों चाहे ऑफिशियल्स हों। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे, मैं आपको सही बात बताऊं तो मैंने कभी जिंदगी में हवाई जहाज की सैर नहीं की थी जी। और अभी मेरी एवरेज हर 7वें दिन एक फ्लाइट की मेरी एवरेज है। अच्छा, ऑन एन एवरेज हर 7वें दिन एक फ्लाइट पकड़ता हूँ। साल में मेरी 50 फ्लाइट है तो आप देख लो हर 7वें दिन बनती है। मैचेस के लिए जा रहा हूँ तो हम दिल्ली एयरपोर्ट पे थे, उस समय प्रो कबड्डी लीग शुरू हुआ था जी और मेरा वो पहला सीजन था, पहला दूसरा सीजन था एम्पायरिंग का। जी। तो जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच
जो बलवान जी दहिया हैं, ये हमारे चंडीगढ़ में कबड्डी के कोच हुआ करते थे डीएवी कॉलेज में। तो मैंने उनको पहचान लिया, मैंने उनको बताया, अपना परिचय दिया कि अरे गोदारा। उसी दौरान कुछ जो नए प्लेयर्स थे वो लोग भी आ गए। वो असल में क्या है, वो गांव से, ठेठ गांव से हमारी तरह निकल के आए हुए कबड्डी के प्लेयर्स थे। तो हम उनसे बातचीत करने शुरू कर दिए। टी शर्ट वगैरह ये पहनी हुई थी, तो आप तो क्रिकेट में हो, ये वो, थोड़ा चार्म तो है ही। हाँ जी। बातचीत करते करते जब मैं उनसे बात कर रहा था तो वो ठेठ हरियाणवी लहजे में वो समझ गए कि मैं भी हरियाणवी लग रहा हूं उनको। अच्छा। तो ठेठ हरियाणवी लहजे में मेरे को एक बात बोलते हैं कि भाई साहब, हमने तो मिट्टी में कबड्डी खेली थी, हवाई जहाज तो कभी छोड़ो, हम तो बस की सैर नहीं करी हमने। इस गेम ने हमारे को हवाई जहाज की सैर भी करा दी, 5 स्टार होटल भी दिखा दिए। क्या बात है, बिल्कुल। और लाखों रुपए उनको मिले। तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये उनका जज्बा था। उनको बाबूलाल जी जैसे प्रमोट करने वाले लोग मिले, उनको दिनेश जी जैसे प्रमोट करने वाले लोग मिले, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराया उनको, जिन्होंने उनको सुविधाएं दी। यदि आप किसी बच्चे को सुविधा नहीं दोगे, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी एजुकेशन दिलवाई, मुझे कोई शिकायत नहीं है जी। अब ये मेरे पे है, सुविधा आपको दे दी, अब ये मेरे पे है, गाइडेंस मिल रही है मुझे, अब ये मेरे पे है कि मेरे को उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से मेरे को उसको करियर के रूप में डालना है। तो बाबूलाल जी जो काम कर रहे हैं, अब क्रिकेट के ग्राउंड पे आता हूं मैं जी। तो मैंने कहा सर, भाई साहब ग्राउंड बने तो ऐसा बने कि बस तू आगे मत बोल, मुझे पता है, ऐसा बने कि उसमें कोई भी मैच हो सके। तो यही कहना चाहता है। मैंने कहा जी बिल्कुल होना चाहिए, तो फिर टॉप क्लास होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए उसमें, ड्रेसिंग रूम भी होना चाहिए, एम्पायर्स रूम भी होना चाहिए, मैच रेफरी रूम भी होना चाहिए। हम कल को मैच हो तो हम ये कहें कि जी ये कमी है इसमें, वो नहीं होनी चाहिए। तो कहते तुम आजा छोटे भाई। उस समय मैं अभी बॉम्बे मैच खिलाने गया हुआ था, मार्च के फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक की बात है। तो मैंने कहा भाई साहब, बॉम्बे से आते ही मैं आपके पास यूनिवर्सिटी आता हूँ। क्या आते ही बोर्ड एग्जाम और इधर उधर मैं थोड़ा व्यस्त हो गया, कुछ एक वहां से फियर भी लेके आया था मैं कोरोना का, क्योंकि बॉम्बे में तो था, यहाँ आके बताया तो लोग बाग विश्वास नहीं कर रहे थे, बट थोड़ा था कि बाहर ना निकलूं, नहीं जाऊं। एक दिन मेरे को फोन आया, बैठे हुए 7-8 दिन हो गए मेरे को, कि राजीव भाई कहाँ पे है, बॉम्बे से चल पड़ा। मैं कहा हाँ जी भाई साहब। तो पैदल पैदल आ रहा है क्या? अब मेरे को वो बात समझ में आ गई, मैं भाई साहब कल तक पहुंच जाऊंगा। क्या नहीं थक गया हो तो साधन भेज दूं रास्ते में, कहीं कहाँ तक पहुंच गया, दिल्ली विल्ली पहुंच गया हो तो आ जाऊं। मैं नहीं भाई साहब, मत शर्मिंदा करो, कल आ रहा हूँ। अगले दिन से लॉकडाउन हो गया था, तो हम लोग विक्रम जी, दिनेश जी, बाबूलाल जी के निर्देशन में हम लोग वहां ग्राउंड पे गए। ग्राउंड के लिए सारा, अच्छा मैं ये सोच रहा था कि उनका काम देखो बाबूलाल जी का, मैं ये सोच रहा था कि बुला रहे हैं तेरे को, पैमाइश करवाएंगे, कितना क्या क्या चाहिए कागज पे बना के दे देना और काम हो जाएगा जी। मजदूर जो भी आएंगे, जो भी आर्किटेक्ट आएंगे, वो अपने आप कर लेंगे। मुझे क्या पता था आर्किटेक्ट भी वहीं बैठा है, अच्छा बैठे हैं, ट्रैक्टर भी वहीं है, जेसीबी वहीं है। मुझे तो मार्क कर दे कहाँ से कहाँ क्या करना है। मैंने कहा जी यहाँ पिच बनेगी, ये 100x50 है, 5 पिच बनाएंगे 100x60, ये एरिया खोद के 2 फुट 3 फुट खोद दो। मैं आपको बताता हूँ कि चलो छोटे भाई नाश्ता कर लो, पराठे तैयार है। पराठे खा के आए, वो पिच खुदी हुई थी, ग्राउंड की पैमाइश तैयार, जी जी जी, सब काम तैयार। अब बोल क्या करना है? मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं, अब घास लगा दो, और पिच बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, कहाँ से चाहिए ये बता, और तू 1 महीने के बाद आना, 1.5 महीने के बाद आना, 2 महीने के बाद आना, तेरे को टॉप क्लास ग्राउंड मिलेगा, मेरे को बता दे। शाम को आर्किटेक्ट के पास लेके गए, दिनेश जी को इस काम के लिए डेप्यूट किया कि आप लेके जाओ इनको, जैसा राजीव चाहता है वैसा बनवाओ। कल को शिकायत यही करेगा, ग्राउंड में आएगा तो ये शिकायत करेगा, तो इसको कहने लायक बनेंगे कि नहीं तू नहीं करवाया है। तो जज्बा ये होना चाहिए, फैसिलिटीज ये होनी चाहिए। उनके यहाँ घुड़सवारी की फैसिलिटीज हैं, उनके यहाँ अन्य जितने भी गेम्स हैं, एथलेटिक्स की फैसिलिटीज है, सब गेम्स के उनके पास कोचेज हैं। मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये वंस अपॉन ए टाइम की बात है। जी जी, आजकल है पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब तो है ही, खेलोगे कूदोगे तो भी नवाब बनोगे, और तो राजा बनोगे। बिल्कुल राजीव सर, बिल्कुल आपने सही बात कही। और जहां तक आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर की बात है, दिनेश सर की बात है, मैं उनकी कार्यशैली मैं भी जानता हूँ। मुझे बाबूलाल सर की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, वो ये कहते हैं कि यार यूनिवर्सिटी में घुस के ना
तुम मट्टी से ना काम पूछ लिया करो, ये मट्टी तुम्हें कोई ना कोई तो काम बता ही देगी कि आ जाओ ये कर लो, मेरे में ये करना है, मेरे में ये करना है। वो काम को लेके उनका जज्बा, हनुमानगढ़ को लेके उनका नजरिया, सोच जो है, मतलब वो काबिले तारीफ है। उनका ये कहना है मैं हनुमानगढ़ में ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता एजुकेशन के लेवल पे, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो कोर्सेज में हो, कि हमारे बच्चे को बाहर जाना पड़े। मैं सैल्यूट करता हूँ। इसी बात पे मैं आता हूँ जी। हम लोग बाहर गए हुए थे उस समय, ये बात है 94 की, हम जब कॉलेज के लिए गए थे 94 से 98 में चंडीगढ़ में रहा। उस समय नशे की प्रवृत्ति शुरुआत हुई थी उस समय। जी जी जी। हमारे कॉलेज में भी थे, हर जगह होंगे जी। हमें भी ऐसी इंस्टिंक्ट आई, ऐसा हमें भी प्रोवोक किया गया कि आप ये करो, ये करो, ये करो। और वो एज ऐसी होती है, उस एज में आप यू टेंड टू मूव टुवर्ड्स दैट। डेफिनेटली। ठीक है, ये सेल्फ डिसिप्लिन क्या था, ये सैनिक स्कूल की वजह से या कुछ भी मान लो, उस वजह से डिसिप्लिन रहे। उस समय नशे की प्रवृत्ति आनी शुरू हुई थी। हम 3 महीने में 4 महीने में घर आया करते थे। पीछे से 3 महीने में हम क्या कर रहे हैं ये सिर्फ हम फोन पे या लेटर के माध्यम से ही बता सकते थे ना। आजकल तो बहुत सारे साधन है, लेकिन फिर भी माँ बाप हर तीसरे चौथे दिन आपके पास चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर नहीं जा सकते। बिल्कुल सही बात है। तो जो ये नजर में रखने की प्रवृत्ति, और आजकल तो आपको पता ही है किस तरीके से माहौल बदल रहा है, समय बदल रहा है। बिल्कुल। युवा जो है नशे की तरफ काफी जा रहा है। तो यहाँ जो फैसिलिटीज है, क्यों इतनी दूर जाएं, क्यों नजरों से दूर जाएं बच्चे। और दूसरी चीज, शाम का समय ऐसा समय होता है जिस समय इंसान फ्री होकर दीवार पे बैठ गया, गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे बैठ गया, छेड़छाड़ वाली गतिविधियां कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। क्योंकि आपकी एनर्जी है, उस एनर्जी को आप निकालोगे कहाँ? अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप आवारागर्दी में निकालोगे, गलियों में घूम रहे हो। उसी समय आप हरियाणा में जाके देखो, मैं बता रहा हूं आपको, हरियाणा में जाके देखो, शाम के समय आपको कोई गलियों में आवारा घूमता हुआ यूथ नहीं मिलेगा। वो सारे ग्राउंड्स, जिस गांव के, जिस शहर के ग्राउंड्स फुल होंगे, मैदान फुल होंगे, वो बच्चा शाम को खेलेगा, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहेगा और इतना थक जाएगा वो कि उसको उल जलूल काम करने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी। रात को वो मोबाइल नेट पे नहीं चलेगा, वो खा पी के सो जाएगा अपना। क्या बड़ी बात कही है, बहुत अलग नजरिया आपने पेश किया है। और दूसरा, करियर की बात मैं कह रहा हूं, जब हम पढ़ाई किया करते थे, एम्पायरिंग की बात कर रहा हूं, ज्यादा वैसे मैं नहीं पढ़ा, मेरी सिटिंग बहुत कम है। एम्पायरिंग के मामले में सिटिंग पता नहीं क्यों हो गई ये। जी जी। कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा। बलविंदर खोजा साहब लिख रहे हैं, राजीव सर स्टैंडिंग ऑलरेडी टू 30 बीसीसीआई एम्पायर्स। बिल्कुल। और आज जो मुझे राजीव सर से उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, उनका अंदाज, उनकी लगन, उनका जुनून मुझे देखने को मिला है, यकीन जानिए दोस्तों, कामयाब लोगों के पीछे किस्से कहानियां बहुत ज्यादा होती हैं, जुनून, मेहनत। हम तो हर बात को कहां से कहां जोड़ लेते हैं। देखिए कामयाब लोग क्या क्या करते हैं कामयाब होने के लिए। चंद्रशेखर यादव सर लिख रहे हैं, एक अच्छा अंपायर बनने के लिए क्या स्टेप है, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, आप कोई क्लास शुरू करें। बिल्कुल, मैं ये मैसेज, अगर टेक्निकल इशू हमारे सॉल्व हो पाएगा तो डेफिनेटली हम इस विषय को लेंगे। ललिता जी लिख रहे हैं, आई एग्री विद यू सर, थैंक यू। नरेश मिठा साहब, राइट सर, थैंक यू सो मच। राजीव सर विद इन अ मिनट और 2 हमारे साथ फिर से जुड़ रहे होंगे। तब तक दोस्तों आप यकीन जानिए, आप देखिए, समझ रहे हैं राजीव सर कितना बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि जिस गांव, जिस शहर के मैदान भरे हुए होंगे, वहां के लड़के को आवारागर्दी करना, फालतू काम करने के लिए एनर्जी नहीं होगी, वो पूरा समय, पूरा फोकस और एनर्जी कहां पर लगाएगा, वहां। आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, मैं आपकी सोच और आपके नजरिए को भी सैल्यूट करता हूं कि आपने जब एक यूनिवर्सिटी का सोचा तो केवल आपने वो रेगुलर कोर्सेज नहीं सोचे कि बीए करवा दो, बीकॉम करवा दो, बीएससी करवा दो। आपने कोर्सेज के नाम पे वो तमाम कोर्स जो बड़े से बड़े शहर में जाकर मिलते हैं, वो हनुमानगढ़ में कोशिश की है, चाहे वो बीए बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे इंटीग्रेटेड एमबीए हो आपका, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो योगा में डिग्री हो, चाहे स्पोर्ट्स में पढ़ाई हो, चाहे वो आपके डिफेंस की पढ़ाई हो। तो ये जो सोच है आपकी पढ़ाई को लेकर, और फिर केवल आपने उसे पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा, आपने होटल मैनेजमेंट हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे वो आपका लैंग्वेज हो कि आप हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, तमाम कोर्सेज आपके यहाँ अवेलेबल हैं। और केवल आपने उसे पढ़ाई या डिग्री तक ही सीमित नहीं रखा, आपने उसे स्पोर्ट्स को भी इनकलकेट किया उसमें।
चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो आपके नेशनल, आपके बहुत सारे, मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्लेयर्स इंटर यूनिवर्सिटी जो गेम्स खेलते हैं, स्टेट में खेलते हैं, ये आप लोगों की सोच और नजरिए का कमाल है और मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी सोच और नजरिए को। हनुमानगढ़ जैसी जगह को आपने जिस मुकाम पर ले जाने की ठानी है, पूरे हनुमानगढ़ का साथ, पूरे राजस्थान का साथ, पूरी यूनिवर्सिटी के साथ है, आपके साथ है। डॉक्टर राम सियाग जी, राजीव सर से हमारे बारे में भी पूछ लेना जी। डॉक्टर राम सियाग सर, आपके बारे में उन्होंने जिक्र किया है बिल्कुल राजीव सर ने, कि जब जब उनको जो फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती हैं, तो बिल्कुल अभी टेनिस एल्बो का शायद आप उनको यू आर डूइंग समथिंग फॉर हिम, तो बिल्कुल उनके आपके बारे में जिक्र कर रहे थे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ राजीव सर से अगर टेक्निकल जो फॉल्ट है वो सॉल्व हो पाएगा तो हम विद इन अ मिनट राजीव सर से फिर जुड़ पाएंगे। जितने तमाम लोग मुझसे जुड़े हुए हैं इस समय, जो स्क्रीन पर हैं, जो इस समय हम ऑनलाइन हैं, तब तक उन लोगों से सबसे परिचय हो जाए ताकि हम लोग आगे, कनेक्टेड फैमिली है ये हमारी, हम एक दूसरे को जानने तो लगे हैं। जैसे मैं नितिन सुतार भाई को जानता हूँ, नितिन छाबड़ा भाई को जानने लगा हूँ, संदीप खंडेलवाल जी, राजीव भैया, क्लियर कंसेप्ट इन सच प्रैक्टिकल वे दैट एनीवन इवन नॉन एक्सपीरियंस गाय कैन अंडरस्टैंड टू सिंपल एंड इजी गोइंग पर्सन। राजीव भैया, संदीप जी आप बिल्कुल बिल्कुल सही लिख रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने भी राजीव सर के लिए एक शब्द यूज किया था, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज्यादा है उनको। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो भी क्लियर थे, जब वो एम्पायरिंग कर रहे हैं तो भी क्लियर हैं, जब वो एजुकेशन से जुड़े तो भी क्लियर हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े तो भी क्लियर हैं। तो तमाम लोग जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा तारुफ हो जाए, परिचय हो जाए आप लोगों से। अगर आप कमेंट में अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं तो धीरे धीरे हम भी जुड़ जाएंगे, एक दूसरे को जान भी पाएंगे, कनेक्ट भी हो पाएंगे। और हो सकता है अगर टेक्निकल इशू जो है, नेटवर्क इशू जो आ रहा है, अगर वो फॉल्ट दूर होता है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि राजीव सर से हम दोबारा जुड़ पाएंगे। एक सवाल हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का है जो हम राजीव सर से अभी लेंगे उनके आने पर, तब तक हम देखते हैं। बीपीटी एमपीटी, देखिए डॉक्टर राम सियाग, आप राम सियाग सर हमारे इधर हैं और इधर जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर वो बीपीटी और एमपीटी का पढ़ रहे हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। आने वाले समय, अच्छा देखिए, जैसे जैसे स्पोर्ट्स बढ़ेंगे, एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई एक चीज बढ़ती है तो बेसिकली वो अकेली चीज नहीं बढ़ती, उसके आसपास 10 चीजें और डेवलप होती हैं। जैसे किसी घर में कोई बच्चा कामयाब हो जाए तो वो अकेला बच्चा थोड़ी आईएएस बना है, उसके पापा आईएएस के पापा बन चुके हैं, उसका भाई आईएएस का भाई बन चुका है, उसकी मम्मी आईएएस की मम्मी बन चुकी है, उसके नाना आईएएस के नाना बन चुके हैं। दरअसल आइए, मैं समय नहीं लूंगा, राजीव गोदारा सर वापस आ चुके हैं। राजीव सर, तमाम लोग आपके बारे में लिख रहे थे तो मैंने कहा तब तक मैं काम चला लेता हूं। एक क्वेश्चन लेते हैं सर, फिर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। और सर एक क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट का, श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का। अगर संजीव यादव सर सुन रहे हैं मुझे तो कृपया वो आप क्वेश्चन स्क्रीन पर लाएं संजीव सर। तब तक अरविंद जोशी जी लिख रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, क्या बात है, स्वागत है। मैं राहुल मांडन, बीए पार्ट थर्ड का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल राजीव सर से है कि हमारे राजस्थान में क्रिकेट काफी समय से बैन है, तो इससे खिलाड़ियों को कितना नुकसान हो रहा है? ये तो मेरे लिए भी नया सवाल है, क्रिकेट बैन है क्या? नहीं सर, असल में मैं उनकी बात समझ गया, वो जो पूछना चाह रहे हैं कि जी काफी समय से जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो प्रभावित थी, चाहे किसी भी तरीके से आप मान लो, राजनीतिक रूप से मान लो या प्रशासनिक रूप से मान लो, लेकिन क्रिकेट चल रही थी, वो जो ग्रास रूट लेवल पे चलनी चाहिए वो नहीं चल रही थी। उस समय किसी तरीके से वो लोडा कमेटी की रिकमेंडेशंस या व्हाटएवर, जिसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा, उस वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। बीसीसीआई डायरेक्ट देख रही थी क्रिकेट एक्टिविटीज, और एक किसी प्रशासक के लिए पूरे स्टेट में एक्टिविटीज को देखना शायद मुश्किल काम होता है, तो वो उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया था उस काम को। जयपुर में टीम्स बनाया करते थे, 5-7 उनके ट्रायल मैचेस हुआ करते थे। लेकिन अब जब संवैधानिक रूप से चुनाव हो गए हैं आरसीए के, और माननीय वैभव जी के नेतृत्व में जब ये कार्यकारिणी बन गई है, तो अब उम्मीद है कि जैसे ही लॉकडाउन, अभी वही बात कि सब कुछ ठीक हो गया तो बीमारी आ गई। बीमारी आ गई। मुझे रतन टाटा जी की बात मैं एक दिन पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, तो मुझे बड़ी पसंद आई कि कोई बोल रहा है कि मेरा ये नुकसान हो गया, कोई बोल रहा है मेरा ये नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतना घाटा हो गया।
तो रतन टाटा जी ने कहा कि दिस इज नॉट द ईयर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, दिस इज द ईयर ऑफ सर्वाइवल। जिंदा रहे तो प्रॉफिट भी होगा, जिंदा रहे तो हम कमाइयां भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये साल ऐसा है कि जिस साल में आपको सरवाइव करना है। और सरवाइव करने के लिए एक ही तरीका है कि स्टे होम, हमारा साथ दें। जो कोरोना से जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग वॉरियर्स हैं, उनका साथ दें, ये एक है। क्या बात है, क्या बात आपने की। जिंदा रहना है, मतलब इस साल की कामयाबी तो जीवित रहना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टाटा साहब ने बिल्कुल सही बात कही। चंद्रशेखर यादव से पूछ रहे हैं, एसकेडी यूनिवर्सिटी में क्या बीपीएड कोर्स शुरू होगा? डेफिनेटली चंद्र सर, स्वागत है, बिल्कुल शुरू है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं एसकेडी यूनिवर्सिटी। आप नाम लो, कौन सा कोर्स चाहिए, बाबूलाल जी वही ले आएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, एक आपको अच्छी खबर ये भी बता दूं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक अंतर भी बता देता हूं। बेसिकली यूनिवर्सिटी क्योंकि अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, तो कोर्स को डिजाइन भी किया जा सकता है यूनिवर्सिटीज में। तो डेफिनेटली बीपीएड तो है ही है, केवल बीपीएड नहीं, तमाम कोर्सेज वहां अवेलेबल है। आप जो लोग भी संपर्क करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्ट नंबर पर, पेज पर आप हमारे पर जाके डिटेल ले सकते हैं। इवन यहाँ पर सामने नंबर चल रहे होते, आपका स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। सर, राजीव सर, यकीन जानिए, एक बीसीसीआई, अगर मैं एज एन एम्पायर की बात करूं, आई वॉज इन डिलेमा कि मैं अंपायर साहब से आधा घंटा क्या बात करूंगा, और यहां घंटा 1 हो चुका है और बातें खत्म नहीं हो रही है। तो एक बात तो है सर, आप केवल एक अंपायर तो नहीं है, आप एक शख्सियत हैं और ऐसा व्यक्तित्व है जिससे मैं सारे दिन भी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि बातें खत्म हो पाएंगी। जिस तरह आपका अंदाज है, आपका लहजा है, आपकी जो नॉलेज है, और उसके ऊपर इतना साधारण व्यवहार, असाधारण नॉलेज और साधारण व्यवहार, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे यूथ को, युवाओं को, या हनुमानगढ़ वासियों को, या राजस्थान के लोगों को, या हिंदुस्तान के लोगों को? मेरा मैसेज तो स्पष्ट है सर, कि आप पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लाइफ में हो सकता है जो आप बनना चाहो वो आपकी डेस्टिनी में नहीं हो, लेकिन जब भी डेस्टिनी आपको किसी ऐसे मोड पर लेके जाए जहां से आपको करियर बनाने की अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप सबसे पहले उस मोड पे आप तभी जाओगे जब आप पहले से आपकी पूर्व तैयारी होगी। यदि आप तैयार नहीं हो, मैं अंपायर बनने के लिए, मैं आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, मैं एक टीचर बनने के लिए, यदि मैं तैयार नहीं हूं, मुझे नहीं पता मुझे क्या बनना है, लेकिन मेरी प्रेपरेशन जो है, वो प्री प्रेपरेशन जो है, वो मेरी होनी चाहिए कि मैं तैयार रहूं। मुझे जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करूं। आपके दरवाजे पे दस्तक देगी अपॉर्चुनिटी, निश्चित रूप से देगी। आप सोते रह गए तो सोते रहोगे, खो जाओगे। तो सबसे बड़ी चीज मैं ये मानता हूं, चाहे वो आप खेल में मान लो, चाहे कला के क्षेत्र में मान लो, साहित्य के क्षेत्र में मान लो, किसी भी क्षेत्र में आप अगर जाना चाहते हो, आपको तैयारी होनी चाहिए। 2-3 चीजें, डिसिप्लिन। यदि आप डिसिप्लिन हो, आप टाइम के पाबंद हो, आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड है, तो आप कभी भी तैयार रहोगे, चाहे वो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले। दूसरी चीज है सिंसियरिटी, टाइम मैनेजमेंट। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि आज तो मैं, वो जो हम छोटे हुआ करते थे, किया करते थे, अक्सर हर एक कोई करता है कि सोमवार से पढ़ाई शुरू कर दूंगा, सोमवार करते करते 1 तारीख आ जाती थी, 1 तारीख से पढ़ाई शुरू करूंगा, फिर सेशन खत्म, अगले सेशन तो पक्का पढ़ूंगा। क्या बात है यार। आपको अभी मैं ऑफ सीजन में मैं फ्री हूं, मैं मेरी बात कर लेता हूं, मैं फ्री हूं तो मैं फ्री नहीं हूं। मुझे मेरे लॉस जो हैं, या मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो जो मैं एम्पायरिंग का करियर है, वो कहीं भी मैं अपने आप को रिफ्रेश कर रहा हूं। थोड़ी बहुत किताब खोल के देख ली, पढ़ लिया, क्या है क्या नहीं है, रिफ्रेश हो गया। दूसरा चीज, सुबह सुबह आप 2 घंटे 1 घंटा योगा करके, कुछ एक्सरसाइज करके देखो तो सही। आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपकी उम्र 10 साल कम हो जाएगी। क्या बात है, यंगर दिखोगे आप। मैं सही बताऊं ना जी जी, ये योगा का कोर्स भी करवा रहे हैं। चाह रहा हूं, उनका लास्ट सवाल है,
लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही स्टूडेंट, सुनिए सर ने जो कहा, इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड नॉट हैविंग एन अपॉर्चुनिटी देन टू बी हैविंग एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट टू बी प्रिपेयर्ड। भैया तुम्हारे पास अवसर नहीं है, तैयार हो तो तुम्हारा बिगड़ क्या जाएगा, बशर्ते इसके कि अवसर तो बहुत सारे हैं, पर आप ही तैयार नहीं हो तो आप करोगे क्या उन अवसरों का। बहुत बढ़िया आपने बात कही सर। सर इस सवाल के साथ हम कंक्लूड करेंगे। चंद्रशेखर यादव सर स्पोर्ट्स से जुड़े हैं हनुमानगढ़ में, आप जानते भी होंगे उन्हें, जी स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं। जी एक अच्छा अंपायर बनने के लिए क्या स्टेप्स हैं वो आपने बता दिए हमें, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। आप कोई क्लास शुरू करें जिससे अपने एरिया के अंपायर तैयार हो सकें प्लीज, ये उनकी लाइन है मेन। निश्चित रूप से जी, मैं ये कहता हूं कि यदि आपको भूख लगेगी ना, मेरा एक हो सकता है मेरी बातें किसी को लगे कि भी ये ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं कहता हूं कि जिसको दर्द होगा रोएगा वही, जिसको भूख लगेगी रोएगा वही। बिना रोए मां भी दूध नहीं पिलाएगी। क्या बात कही है, क्या बात कही। तो आप आओ, आपका स्वागत है। जो एम्पायरिंग में करियर बनाना चाहते हैं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं, मैं संजीव बेनीवाल जी हैं उनकी तरफ से, विक्रम सिंह जी की तरफ से, बलविंदर जी की तरफ से, हम सब लोग मिलके उसको तैयार करेंगे। अजमेर से हमारा एक साथी आया था, जयपुर से हमारा एक साथी आया था जो एग्जाम दे रहा था, वो आए हमारे पास, हमारे घर में रुके, पढ़ के गए 5 दिन 7 दिन, हमने पूरी फायरिंग करी उन पे। तो आएंगे निश्चित रूप से। जो मेरे पास है यदि मैं उसको अपने पास ही रखूंगा तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा नहीं। आप उसको फैलाओ, ये तो खुशबू है, आप जितनी फैलाओगे उतनी फैलेगी। आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दे दिया राजीव सर इन बातों में कि लिफ्ट मिल तो जाएगी पर हाथ तो आपको ही देना पड़ेगा। एक दिन बात मैंने सुनी। जी क्या बात आपने कही है, क्या बात आपने कही है। बिश्नोई रॉकी लिख रहे हैं, राजीव सर हैविंग क्रिस्टल क्लियर थॉट्स। विकास दलाल जी लिख रहे हैं, सर आप ग्रेट हो, कीप स्माइलिंग। युवराज शर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग। राजीव सर मैं तमाम, देखिए आप तो खैर मतलब, लेकिन फिर भी मैं तमाम एसकेडी मैनेजमेंट, श्री बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, कृष्णा यादव मैम और अपनी तरफ से मैं तमाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यकीन जानिए इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट मतलब इंफॉर्मेटिव यट एंगेजिंग प्रोग्राम। मतलब सेशन जो था, होता क्या है इंफॉर्मेटिव सेशन में बहुत ज्यादा एंगेजमेंट नहीं होती, लेकिन आपने जिस बेहतर तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, एक बात तो तय है कि जो आपसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनका भी, वो भी भाग्यशाली है, और जो आपसे एम्पायरिंग करवा रहे हैं वो भी भाग्यशाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं असल में भाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, और बीसीसीआई ने भी मुझे एंगेज किया, आरसीए ने एंगेज किया है, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और खास तौर पे मैं बधाई दे रहा हूं एसकेडी यूनिवर्सिटी को, और उम्मीद करता हूं कि एसकेडी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में खड़े होके बाबूलाल जी से निवेदन है कि जब भी पहला मैच कराओ तो मुझे बुला लेना। एम्पायरिंग नहीं करना चाहूंगा। अंपायरिंग आप कर लेना सर, कमेंट्री टूटी फूटी मैं कर लूंगा, तो मैं भी पहले का हिस्सा हो जाऊंगा। एक फ्रेंडली मैच करेंगे ना। सही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच राजीव सर, इट वाज रियली फैबुलस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दोस्तों क्या शानदार प्रोग्राम रहा, क्या शानदार लर्निंग रही। राजीव सर के जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, राजीव सर के जो आइडियाज हैं, राजीव सर की जो हेल्पिंग नेचर है, और उनकी नॉलेज का तो मैं क्या कहूं। निशा कांता शर्मा मैम, जिनको देखकर बच्चों ने बहुत, इवन यूथ को, लड़कियों को बहुत मोटिवेशन मिला होगा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़े रहने के लिए, सुनने के लिए। मुझे खुशी होती है नेटवर्किंग इश्यूज के बावजूद हम लोग जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। दोस्तों कल फिर सुबह 10 बजे एक ऐसी शख्सियत जो अर्जुन अवार्डी हैं, जो महाराणा प्रताप अवार्डी हैं, एक ऐसी शख्सियत जो लगातार 3 बार पैरा एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं, संदीप मान सर से हम मिलने वाले हैं कल सुबह 10 बजे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जुड़े रहिएगा, आगे बढ़ते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। कल हम स्वागत करते हैं 10 बजे संदीप मान सर का, अर्जुन अवार्डी व महाराणा प्रताप अवार्डी और 3 बार के पैरा एशियन गोल्ड मेडलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। मैं यहाँ विक्रम सिंह औलख सर का भी विशेष धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम मुझे बहुत सपोर्ट मिली, और जो एम्पायरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं पूरे क्षेत्र में। मैं आदरणीय राजीव गोदारा सर, निशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने समय निकाला। चौधरी रोहित बैसला जी, वेरी गुड मॉर्निंग रोहित भाई, मेरे छोटे भाई हैं। रोमिल करसवारा सर, थैंक यू। राजीव सर, युवराज शर्मा जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मुलाकात होती है आपसे कल 10 बजे श्री कुशालदास यूनिवर्सिटी की इस मुहिम शख्सियत में। तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद, सी यू टुमारो, जय हिंद।